हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सिलेबस क्या क्या है रीजनिंग का, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमने रीजनिंग को कवर करा था। तो जैसा कि हमने बोला था, अब जो हम डेली 1 बाय 1 एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा कैलेंडर। ठीक है, तो हम लोग सबसे ईजी टॉपिक उठाया हमने, कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। तो कैलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली कैलेंडर के अंदर हम देखते हैं क्या है, ईयरली बात करते हैं। तो कैलेंडर में हम देखते हैं ईयर दो टाइप के होते हैं। आइधर आप बोलते हो एक ऐसा ईयर होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल ईयर बोलते हो। क्लियर है, क्या है, नॉर्मल ईयर है। दूसरा ईयर जो होता है वो इस टाइप का होता है, इसके नंबर ऑफ डेज जो है 366 होते हैं। क्लियर है, इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हमने स्पेसिफिकली बोला लीप ईयर। क्लियर है, इसको नाम क्या देते हैं हम, लीप वर्ष। क्लियर है, दो टाइप से बोला जाता है। आप बोलते हैं लीप वर्ष में फ़र्क क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि एज वी नो दैट यहाँ पर जो फैब होता है, फरवरी का मंथ जो होता है वो 28 डेज़ का होता है। और लीप ईयर के अंदर जो फैब होती है वो हमारे कितने दिन की होती है, 29 डेज़ की होती है। गॉट इट, इतना सही पढ़ा हुआ है हमने। तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर जो है नॉर्मल ईयर है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमें बताया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है हाउ, पहले अगर मैं लिखूँ हाउ टू क्लासीफाई दैट a year is normal year और लीप ईयर। मतलब कैसे पता करेंगे कोई सा जो साल है वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप वर्ष है। क्लियर है, तो देखो इसका सिंपल सा तरीका बोला जाता है कि जो भी आपका ईयर हो, अगर उसको आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड बाई 4, अगर आप उसको डिवाइड बाई 4 करते हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो आप उसको सिंपली क्या बोल दोगे, आप उसको लीप ईयर बोल दोगे। क्लियर है, और अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं रहेगा। गॉट इट। तो सिंपल सा क्या तरीका देखा हमने कि कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो उस ईयर को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, हम लीप ईयर बोल देते हैं। क्लियर है, तो ये पहली बेसिक कंडीशन है। जैसे मैं बोलूँ कि 1892 ये ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। तो देखो अगर किसी भी नंबर को चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैथ्स के अंदर हमने देखा हुआ है बस ये लास्ट के अगर 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से तो उसका मतलब पूरा होल नंबर भी डिवाइड होता होगा 4 से। तो अगर जस्ट चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है तो क्या होगा, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर लो, कितना जाएगा, 4 2 8 एंड 1 एंड 2 4 3 12। मतलब ये कट रहा है, ये 23 टाइम्स में कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा ईयर भी होने, ये किससे कट रहा होगा, 4 से कट रहा है। दैट इज़ ये ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होने वाला है। क्लियर है, और जैसे ये लीप ईयर होने वाला है यहाँ पे इसका मतलब फैब कितने दिन की होने वाली है, 29 डेज़ की होने वाली है। सिमिलरली ऐसे में एक दो ईयर 2000 लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से। क्लियर है, तो 4 से ही पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट के 2 नंबर है 0 0। अब जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करते हो डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है, लीप ईयर होने वाला है। और यहाँ पे फैब कितने दिन का होने वाला है, 29 डेज़ का होने वाला है। क्लियर है, बट यहाँ पे ना एक मिथ्स है, इसमें होता क्या है, ये 2000 है। 2000 एक ऐसी सेंचुरी है जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, हम लोगों ने केवल एक 2000 ही एक ऐसी शताब्दी है जो हमने लास्ट देखी हुई है। इससे पहले की जो शताब्दी है दैट इज़ 1900 1800, ये सब हमने देखी नहीं है, बस इनके बारे में सुना हुआ है। क्लियर है, तो अभी भी जस्ट मैंने डेफिनेशन क्या दी थी कि ऐसा कोई ईयर जो 4 से डिविजिबल है, क्लियर है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, लीप ईयर दे दिया। बट अगर कोई शताब्दी है, तो जैसे कोई शताब्दी होती है, शताब्दी के लिए जैसे आपने बोला 1700 या फिर 1800, जो शताब्दी होती हैं यहाँ पर हमें 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं करते। इसका रीज़न क्या होता है कि शताब्दी जब भी आएगी, जब भी कोई शताब्दी होगी, सेंचुरी जब भी होगी कोई भी, तो उस केस में हमेशा हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर कोई सेंचुरी 400 से डिवाइड है तब तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने जो लास्ट सेंचुरी जैसे मैंने बताया हमने 2000 देखी हुई है, ये 400 से डिवाइड हो जाती है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये जो होने वाली है कैसे होने वाली है, लीप ईयर हो जाता है। लेकिन बात करें अगर हम इसकी 1800 की, तो 1800 4 से तो डिविजिबल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, और जैसे ही 400 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब 1800 जो है एक शताब्दी, ये लीप वर्ष नहीं होगी। क्लियर है, तो मतलब अगर मैं लिखूँ, 2 स्टेटमेंट लिखूँ अगर मैं कैलेंडर के लिए, तो हमने क्या बोला कि लीप ईयर कौन सा होता है, LY नोट्स फॉर लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाज्य हो। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने लीप ईयर दे दिया। और जबकि मैं शताब्दी की बात करता हूँ कि शताब्दी का कोई ईयर है, अगर कोई शताब्दी है तो वो कैसे पता चलेगा लीप ईयर है या नहीं, तो शताब्दी के केस में हम क्या करेंगे, वो शताब्दी
400 से डिविजिबल होनी चाहिए। किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 400 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर डिविजिबल है 400 से तब तो वो 29 डेज़ की फैब होगी उसके अंदर, यानी लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो अब तक पूरे डिस्कशन के अंदर हमने इसी चीज़ को देखा है कि क्या चीज़ जो है शताब्दी है, अगर शताब्दी है तो वो फैब उसमें 29 की कब होगी, एंड क्लियरली लीप ईयर है तो कैसे पहचानेंगे हम लीप ईयर क्या होगा। तो ये अब तक का बेसिक था हमारा। क्लियर है? इसके अंदर अब तक हमने ये 2 बातें देखी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। तो एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं ऑड वन आउट वाले, मतलब जिसमें से हमें जो है कि जो अलग सा होता है उसको बाहर निकालना होता है। क्लियर है? तो उसमें क्या करेंगे हम, हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर इसमें से हमें ऑड वन आउट निकालना है तो हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑड है। तो हम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2012 को 4 से डिवाइड करूँ तो डिविजिबल है, बस लास्ट के 2 डिजिट देखने, अगर ये डिविजिबल है तो पूरा ईयर भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे फैब कितने की है? 29 की होने वाली है। 1992 की बात करें तो ये भी डिविजिबल है 4 से, तो यहाँ पर भी फैब कितने की होने वाली है? 29 की। 884 में ये भी डिविजिबल है 4 से। क्लियर है? तो यहाँ पर भी फैब कितने की है? 29 की है। बट 1700 की बात करें तो ये क्या है? एक सेंचुरी है, और सेंचुरी हमेशा किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 400 से होनी चाहिए। क्लियर है? तो 0 से 0 कट जाएगा, बट 17 4 से डिविजिबल नहीं है। और जैसे ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब फैब कितने दिन की होने वाली है? 28 डेज़ की होने वाली है। क्लियर है? तो बोलता है वो हमसे कि ये जो ऑप्शन डी है हमारा, ये क्या हुआ? सबसे अलग है। यहाँ पे हर चीज़ फैब जो 29 की थी, बट ऑप्शन डी के अंदर फैब कितने की? 28 की है। तो जैसे ही आपको ऑड वन आउट यानी विषम छांटना है अगर आपको ऑप्शंस में से, तो आप इजीली आपका आंसर क्या पिक कर लोगे? डी पिक कर लोगे। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है छोटे छोटे से। क्लियर है? तो होप सो हमने काफ़ी सारा टाइम बिता दिया कि लीप ईयर क्या है, शताब्दी क्या है, इसके ऊपर। अब कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? हाँ, तो अब ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लीप ईयर? लीप ईयर क्या है? कि लीप वर्ष क्या है? तो हम ऐसा बोलते हैं जिस ईयर के अंदर फैब जो है हमारा 29 डेज़ का होता है, उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है? बोलता है हाउ मैनी लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब बोले अलग अलग टाइम में कितने कितने लीप ईयर होंगे, काउंट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला हाउ मेनी लीप ईयर इन डिफरेंट टाइम, तो टाइम की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब हमारा कैलेंडर बना होगा, तो कैलेंडर का जो सबसे पहला साल होगा, पहला ईयर जो होगा वो क्या होगा हमारा? 1 होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2, उससे अगला 3, उससे अगला वाला क्या होगा? 4। ये 4 से कट जाता है। क्लियर है? ये 4 से कट जाता है। इसका मतलब ये वाला जो ईयर होगा ये कैसे होने वाला है? लीप ईयर होने वाला है। क्लियर है? फिर कैलेंडर का अगला साल 5वां ईयर होगा, 6वां, 7वां, फिर ये 8वां। अगेन ये क्या होने वाला है हमारा? लीप ईयर होने वाला है। सिमिलरली 9, 10 एंड बढ़ा ले तो हम देखेंगे 4-4 साल के गैप पे जो है ये हमारे लीप ईयर आने लग जाएंगे। तो मैं बोलूँ अगर स्टार्टिंग के 10 ईयर, तो उसमें कितने लीप ईयर थे हमारे पास? केवल 2 लीप ईयर थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 10 साल में 2 लीप ईयर हो, कभी कभी हर 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। क्लियर है? कैसे? जैसे सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ 2003 से लेकर 2013 की बात करते हैं। क्लियर है? मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर बताओ कितने कितने होंगे। तो 2003 के बाद जो अगला साल है 2004, ये लीप ईयर होने वाला है। फिर इसमें 4 साल ऐड कर लो 2008, और फिर उसमें 4 साल ऐड कर लो 2012। तो क्या बोलता है ये कि इसी 10 साल के टाइम इंटरवल में कितने लीप ईयर मिल गए हमें? 3 लीप ईयर मिल गए। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग लीप ईयर आ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं स्पेसिफिकली जनरली बोलूँ कि जनरली लीप ईयर में कितने ईयर का डिफरेंस होता है? लीप ईयर में कितने ईयर का डिफरेंस होता है? 4 ईयर का डिफरेंस होता है। क्लियर है? कभी कभी ये वाला जो डिफरेंस है ना ये 8 ईयर का भी होता है। कभी कभी लीप ईयर में ये वाला डिफरेंस 8 ईयर का भी हो जाता है। रीज़न इज़ दैट सपोज करो हमारा ईयर अगर कोई 1996 था, सॉरी 1996 क्या है 1896 था। क्लियर है? ये हमारा लीप ईयर था। अब इसके बाद जो अगला ईयर होगा लीप ईयर वो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? 4 ईयर, 1900 आ जाएगा। अब ये शताब्दी है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर भी नहीं होगा। और जैसे ये लीप ईयर नहीं है तो इससे अगला वाला कितना होगा? 1904, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो मैं देखूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया? 8 ईयर का हो गया।
तो रैंडमली अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट लिखना है तो जनरली ऐसा नहीं होता हर बार कि लीप ईयर के बीच का डिफरेंस 4 सालों का हो, कभी कभी ये सेम डिफरेंस 8 सालों का भी हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इजीली मैनेजेबल था। क्लियर है? हमने काउंट भी कर लिया कितने कितने लीप ईयर होते हैं। क्लियर है? तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं छोटे छोटे से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लीप ईयर इन ए सेंचुरी। मैं बोल रहा हूँ किसी सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे। क्लियर? अब मैंने वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, सेंचुरी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने बताया नहीं कौन सी सेंचुरी, ठीक है, बस मैंने बोला सेंचुरी में बता दो कितने लीप ईयर होंगे। अब जैसे सेंचुरी की बात करता है तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग के 100 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 100 ईयर में कितने होंगे तो खुद ही काउंट कर लो। पहला ईयर 1 2 3, नेक्स्ट वाला 4, ये क्या होने वाला है हमारा, लीप ईयर होने वाला है। फिर से 5 6 7, फिर ये अगेन 8, ये भी लीप ईयर होने वाला है। ऐसे ऐसे करोगे फिर नेक्स्ट वाला कितना होगा 12, फिर 16, ऐसे गैप देते देते 20, ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट का जो कितना हो जाएगा हमारा 100। क्लियर है? ऐसा आ जाएगा। अगर मैं काउंट करूँ उसके अंदर तो 4 जो है कितनी बार आया हुआ, 25 टाइम्स आया हुआ है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, हाउ मैनी लीप ईयर इन ए सेंचुरी। तो जैसे हमने बोला एक सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर हमें कितने मिलने हैं, 25 टाइम्स आने वाला है। जैसे आपने 25 आंसर कोट करा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला आपसे, फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा है। सेंचुरी के अंदर लास्ट वाला ईयर कौन सा है, 100 एक शताब्दी है, तो शताब्दी हमेशा किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 400 से। और जैसे ये 400 से डिविजिबल करोगे ये तो होगा ही नहीं डिविजिबल। तो अल्टीमेटली जो लास्ट हमारी जो लीप ईयर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, 96 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 टाइम्स में जाके कितना होगा, 24 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो अगर लीप ईयर काउंट करना है, अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग के 100 सालों में कितने लीप ईयर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के 200 सालों में फर्स्ट 200 ईयर, ठीक है, अब मैं बोला 200 सालों में कितने कितने हमारे पास लीप ईयर होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि भैया फर्स्ट 100 में कितना था, 24। तो नेक्स्ट वाले में भी कितने होंगे, सेकंड 100 जो होगा हमारा उसमें भी कितने होंगे, 24। रीज़न इज डैट जो भी आपका ये 200 होगा ये भी तो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर टोटल मिला के कितना लीप ईयर आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 300 में निकालो आप, तो फर्स्ट 300 में आप क्या कर दोगे, पहले 100 में 24, दूसरे 100 में 24, तीसरे 100 में 24। क्लियर है? तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने मिल जाएंगे हमें शुरू के 300 सालों में, 72। अब जनरली क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टार्टिंग के 400 ईयर्स में, तो लास्ट फर्स्ट 400 ईयर की बात करते हैं अगर हम, तो स्टार्टिंग के 400 सालों की बात करेंगे तो इसमें कितना होगा, तो आपने देखा फर्स्ट 100 में कितना है, फर्स्ट 100 में 24, सेकंड 100 जो था उसमें भी 24, थर्ड वाले में भी 24। जो हमारा फोर्थ 100 होगा उसके अंदर देखना आप, उसके अंदर जो है 24 तो होंगे ही होंगे, प्लस जो हमारा ये ईयर है 400, ये भी तो डिविजिबल है 400 से, यानी शताब्दी डिविजिबल है 400 से, तो अल्टीमेटली एक और लीप ईयर बढ़ जाएगा। मतलब टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे उस ईयर में, 25। तो स्टार्टिंग के 400 सालों में मैं बोलूँ कितने लीप ईयर होने वाले हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 97। क्लियर है? इस टाइप से कोई दिक्कत, होप सो इजीली मैनेजेबल होगा। क्लियर है? क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हाउ मैनी लीप ईयर, हालांकि ये क्वेश्चन हमने देख लिया, हाउ मैनी लीप ईयर इन थर्ड सेंचुरी। क्लियर? तीसरी शताब्दी के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड सेंचुरी की बात कर रहा है वो। तो जैसे आपसे थर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा, स्पेसिफिकली बोल रहा है थर्ड सेंचुरी, वो ये नहीं बोला 300 सालों में, वो आपसे पूछा है थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे। तो थर्ड सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होगी, 201 से लेकर 300 तक, इसके बीच की बात करो तो टोटल गैप कितना है, 100 ईयर्स का है। तो मतलब अगर मैं निकालूँ यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, 24 प्लस, अब ये देखो जो लास्ट वाले ईयर है क्या ये 400 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। शताब्दी है तो शताब्दी हमेशा किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 400 से। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लीप ईयर कितने मिल जाएंगे हमारे को, 24। इस टाइप से देखना है, मतलब जब वो स्पेसिफिकली बोला थर्ड सेंचुरी तो उस गैप को याद रखना है, इतना गैप होगा। क्लियर है? वो ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट 3 सेंचुरी, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा वो। तो गॉट इट, होप सो ये सिंपली मैनेजेबल होगा।
क्लियर है। अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हिट करते हैं हम लोग। हाँ, तो एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसा है, हाउ मैनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, 400 सालों में कितनी बार 29 जो हमारी डेट है ये आएगी, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है। तो 400 सालों में कितनी बार ये 29 डेट आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं आपको आंसर कोट करने के लिए बोलूँ तो जनरली इसको लोग आंसर क्या करते हैं, वो जो हमने अभी पीछे सारा कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, 400 सालों की बात कर रहा है, तो वो लोग ना ऐसे इसका आंसर ये करते हैं कि नंबर ऑफ़ फैब की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ फैब ऑफ 29 डेज़ वाली बात करते हैं कि 29 डेज़ की फैब कितने कितने होंगे। तो अगर हम उसको देखें तो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट 100 में 24, नेक्स्ट 100 में 24, फिर नेक्स्ट 100 में 24 और लास्ट वाले में 25, दैट इज़ 97। तो ये किसकी बात कर रहा है, वो केवल हमसे फैब पूछा है कि फैब कितने डेज, 29 डेज़ वाले कितने होंगे, 97 ही होंगे। क्लियर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 सालों में 29 डेट कितनी बार आएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद करो जो हमारे मंथ होते हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनमें भी तो 29 डेट आती है बार बार। तो जैसे मैंने 400 ईयर की बात करी, तो अल्टीमेटली मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, मतलब हमारा रियल आंसर क्या होने वाला है, रियल आंसर होने वाला है कि हमारे पास 400 ईयर है। क्लियर है। उसमें से 11th मंथ तो ऐसे है जिसके अंदर 29 आ ही रहा होगा। क्लियर है। प्लस फैब के कुछ ईयर्स होंगे, मतलब फैब वाले कुछ ऐसे मंथ्स होंगे जिसके अंदर 29 की फैब होती होगी। वो नंबर ऑफ़ ईयर हमने काउंट कर लिए, कितने, 97। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4400 प्लस 97 यानी 4497। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, कितनी बार 29 तारीख 400 वर्षों में आएगी। ये 29 तारीख की बात कर रहा है, तो 29 तारीख जनवरी में भी आती होगी, हमारे मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, बस फैब में स्पेसिफिक है, लीप ईयर में, वो हमने काउंट कर लिया यहाँ पर। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ऑड डेज। ऑड डेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको विषम दिन। क्लियर है। विषम दिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो जो नंबर ऑफ डेज दिए हों आपको, क्लियर है, उनको 7 से भाग कर दो, जो आपका शेषफल आएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑड डेज बन जाएगा। क्लियर है। मतलब मैंने क्या बोला, सिंपली मैं बोल दूँ, 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको विषम दिन कहते हैं। क्लियर है। तो विषम दिन की सिंपल सी डेफिनेशन है, 7 से भाग करो जो भी आपको डेज वगैरह दिए हैं। क्लियर है। और जो भी आपका बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा, विषम दिन बन जाएगा। तो देखते क्या क्या होंगे हमारे विषम दिन। तो जैसे मैं बात करता हूँ, मैक्सिममली कितने हो सकते हैं, अगर 7 से आप किसी को भाग करोगे तो आपके शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, या तो वो नंबर पूरा का पूरा 7 से कट जाएगा। क्लियर है। या फिर उसका भागफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, सॉरी भागफल के नहीं शेषफल। क्लियर है। और 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6 बच सकता है, लेकिन कभी भी शेषफल हमारा 7 नहीं बच सकता। क्लियर है। तो बोलता है हमारे विषम दिन मैक्सिमम चांसेस क्या क्या होने के, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही क्या होंगे हमारे विषम दिन होंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोलता है कि जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैंने लिखा 10 डेज मैंने दिया आपको, ठीक है, या फिर ऐसे लिया मैंने 12 डेज लिख दिया आपके लिए, मैंने बोला 12 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप इसको 7 से भाग करो फटाफट, 7 एकम 7, कितना शेषफल बच जाएगा, 5। तो आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, मैं यही लिख देता हूँ, विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे 5। क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिखा 39 दिन लिख दिया, तो आप 39 को जैसे आप 7 से भाग करोगे कितना आ जाएगा आपका, 7 पंजे 35, 4 बच जाएगा, तो आपको विषम दिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ 28 डेज़ की, तो आप इन्हें जैसे इसको 7 से भाग करोगे आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0। 29 डेज़ में भी आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे 31 डेज़ में 3 दिन हो जाएंगे विषम दिन। क्लियर है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ आपसे 59 वीक्स बोल दूँ, मैं ऐसे बोलते हैं मैंने 59 वीक्स, जैसे मैंने आपसे 59 वीक्स बोला। क्लियर है। यानी 59 हफ्ते जैसे मैं बोलता हूँ, तो हफ्ते की बात करें, एक हफ्ता कितना दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो जनरली जब 7 दिन का ही है तो नंबर ऑफ डेज निकालूंगा मैं 59 × 7,
इतने डेज बन जाएंगे। अब फिर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपका भागफल जो है 59 आ जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा आपका 0। तो जब भी वीक्स की बात करते हैं तब भी वहाँ पे विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। जब भी आपको वीक्स देगा और आपसे बोलेगा विषम दिन बताओ, तो आपके विषम दिन कितने होंगे, उस केस में 0 होंगे। तो जनरली हमने देख लिया, हमने डेज में विषम दिन काउंट करना देख लिया, मंथ्स में कैसे कैसे काउंट करते हैं विषम दिन, और वीक्स में देख लिया। क्लियर है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अरे ये गलती से लिख देंगे, 29 डेज है, इसको जब आप 7 से भाग करोगे तो आपका विषम दिन 1 बचेगा। क्लियर है, ये ध्यान से रह गया था लिखने के लिए, बोला था वहाँ पर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी दे आपको 7 से भाग कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है। क्लियर है। हाँ, तो विषम दिन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगर आज फ्राइडे है, अगर आज फ्राइडे है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बोला अगर आज फ्राइडे है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्लियर है। तो आप देखो करना क्या है, आपको नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं, 23 दिन दिए हुए हैं। क्लियर है। आप इसी को 7 से भाग कर दो और इसको भाग करके विषम दिन निकालो, तो आपके विषम दिन कितने आ जाएंगे। आप 7 से 23 को भाग करोगे तो भागफल कितना, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपके विषम दिन मिल गए कितने, आपके 2। अब आपको बोला अगर आज फ्राइडे है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जो आपको दिया हुआ है, अगर हमें देखो आगे की तरफ जाना है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर डेट से हमें आगे की डेट निकालनी है, मतलब फ्यूचर में जाना है, तो आपको हमेशा ऐड करना है। अगर आपको रिवर्स जाना है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हमेशा लेस करना है। क्लियर है। अगर आज फ्राइडे है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जाने के लिए जो विषम दिन निकलेंगे आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो मतलब फ्राइडे में अगर मैं 2 दिन ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सैटरडे एंड संडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा संडे। क्लियर है। हमें सब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। अब इसी में जो क्वेश्चंस को जो है ना दूसरे टाइप से भी घुमा सकता है। क्वेश्चन कैसे बोल देगा, ऐसा बोल देगा क्वेश्चन, यदि आज संडे है, यदि आज संडे है तो अब पहले पार्ट में, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्लियर है। या फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब जो भी गलती होने के चांसेस रहते हैं उसमें होते क्या क्या है कि लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आज से और आज के, इस टाइप से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। हाँ, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन बोले आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट विल बी द 15th डे। क्वेश्चन आपसे पूछा है 15th डे कौन सा होगा। क्लियर है। तो जैसे ही वर्ड यूज़ करा आज से 15 दिन, तो जैसे ही वर्ड बोला से, इसका मतलब आज वाला दिन तो काउंट हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर है। तो जैसे ही बोला आज से 15 दिन, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 दिन का मतलब होता है, आज से 15 दिन का मतलब है 14 दिन बाद। क्लियर है। यानी आपसे पूछा है आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे 14 दिन बाद के लिए, आपके जो 14 दिन है इसको डिवाइड कर लो, विषम दिन निकाल लो। तो 7 से भाग करो कितना आ जाएगा, 0। तो आपके विषम दिन कितना होगा, 0। तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सेम डे पड़ने वाला है। कौन सा है हमारा डे, संडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा संडे ही हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है आपसे कि आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आज के 15 दिन बाद, कहना क्या चाह रहा है, आज का डे एक्सक्लूड है। क्लियर है। और फिर पूछ रहा है 15 दिन बाद कौन सा डे होगा। तो इसका मतलब 15 दिन बोल रहा है, तो मतलब टोटल 15 डे काउंट करना है। तो 15 दिन के अंदर हम निकालेंगे विषम दिन कितने होते हैं। तो विषम दिन कितना है, 15 को 7 से भाग करोगे तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो आपका विषम दिन कितना होगा, 1। यानी अगर आज संडे है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा डे होने वाला है, मंडे। 1 ऐड कर दो, क्योंकि बाद की बात कर रहा है, बाद जैसे निकालना मतलब फ्यूचर में जाना है, तो 1 ऐड कर दो। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मंडे हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे हमने बोला आज से, तो से के अंदर क्या करना पड़ता है, 1 डे कम करके निकालना पड़ता है, मतलब उस दिन के बाद निकालना है। और आज के बोला है मतलब 1 डे हमें एक्सक्लूड करना है। क्लियर है। इस लैंग्वेज में मत कंफ्यूज होना,
तो इसके लिए क्या है, बस प्रैक्टिस करते रहो, इसको याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आपको इसके और ट्रिकी क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला इफ़ 2 days बिफोर येस्टरडे, अगर बोला 2 दिन पहले, मतलब कल से 2 दिन पहले वह संडे था, तो देन व्हाट विल बी 4 day आफ्टर टुमारो, तो कल के 4 दिन बाद क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले संडे था, क्लियर है, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन क्या है ना, आप अपने डेज काउंट कर लो। सबसे पहले देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 days आया तो 2 हो गया, और येस्टरडे की बात करता है वो आपसे, तो येस्टरडे मतलब एक दिन पहले, तो कहीं ना कहीं एक दिन तो ये भी हो गया, क्लियर है। एंड व्हाट विल बी द 4 day, तो 4th डे यानी 4 दिन यहाँ पर होगा आफ्टर टुमारो, तो टुमारो का मतलब ऑलरेडी एक प्लस 1 day ऑलरेडी है, क्लियर है। अगर मैं पूरी इक्वेशन में देखूँ तो नंबर ऑफ डेज कितने बन रहे हैं, 2, 3 एंड 4, 7 और 1 8, मतलब टोटल डेज कितने बन रहे हैं, 8 days बन रहे हैं, क्लियर है। अगर मैं ऑड डे निकालूं, मतलब विषम दिन निकालता हूं, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे 8 के केस में, 1 होगा हमारा, तो हमारा वो डे क्या बोल रहा था, संडे है। अब हमें फ्यूचर टुमारो में जाना है, फ्यूचर में जाना है, तो ऑड डे को उसमें ऐड कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, हमारा मंडे। दैट्स इट, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो जैसे अभी और क्वेश्चन देखें अगर हम इसके, हाँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले फ्राइडे था, मतलब कल से 10 दिन पहले अगर फ्राइडे था, तो कल से 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्लियर है। यानी कहना क्या चाह रहा है, कल से 10 दिन बाद 10 दिन पहले फ्राइडे था, तो नेक्स्ट कल से 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्लियर है। तो देखना करेंगे क्या, सबसे पहले डेज देखो कितना है, एक तो हमें 10 दिन यहाँ मिल गए, ठीक है, 10 दिन मिले, प्लस एक पहले यानी बीता हुआ कल बोला, यानी येस्टरडे की बात कर रहा है, ठीक है, बीता हुआ कल यहाँ आया था ना हमारा, इसका मतलब यहाँ पर भी एक दिन हमारा ऐड हो गया। फिर आगे बोला है कल से, तो कल से का मतलब फिर एक डे हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है 11 दिन बाद, मतलब अगेन 11 डे फिर मिल गए। मतलब करना क्या है, जो डेट्स दी हुई हैं उनमें डेज काउंट करना है हमें, सिंपल। हमने अगर डेज काउंट कर लिए तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल डे कितने हो रहे हैं, ये हमारे दिन हो रहे हैं 12, 13, 23 दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है। 23 दिन की बात कर रहे हैं, 23 दिन में अगर मैं विषम दिन निकालूं तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हमारे। तो विषम दिन कितने हो रहे हैं हमारे, 2 हो रहे हैं। अब विषम दिन जैसे ही आपके 2 होते हैं तो आपको डे बता रखा है फ्राइडे है, आपको फिर फ्यूचर में जाना है, क्लियर है। तो आप विषम दिन को क्या करोगे, उसके लिए ऐड कर दोगे, तो हमारा डे कौन सा हो जाएगा उस दिन, संडे। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। बस आपको क्या करना है, जितने भी डेट्स आई हुई रहती हैं आप उन डेज को काउंट करो, डेज और डेट्स को ध्यान में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है कि इसके अंदर आप प्रेजेंट डे को आप इग्नोर कर देते हो, क्लियर है, मतलब आज के दिन को इग्नोर कर देते हो। तो जब भी काउंटिंग कर रहे होते हैं प्रेजेंट डे को इग्नोर करना पड़ता है। रीज़न इज़ दैट कि जो फाइनल डे हम निकाल रहे हैं उसमें वाला डे वहाँ पे काउंट हो रहा होगा। तो जो लोग सोचते हैं कि आज का दिन कहाँ चला गया, उस डे को हमें इग्नोर करना होता है, क्लियर है। तो ये वाला डाउट ना हो कि वो आज का दिन कहाँ चला गया। जब भी क्वेश्चन ऐसे बोलता है आप नॉर्मली डेज निकालो, और जो फ्रंट डे करंट का डे है उसको आप इग्नोर करके जो ये वाला डे बन रहा है उसमें ऑलरेडी वो करंट डे मिक्स हो गया, क्लियर है। बाकी अगले अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप इसके क्वेश्चंस वगैरह करिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेसिक क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद अब जो है हम लोग कुछ कैलेंडर के रेफरेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेफरेंस ऑफ कैलेंडर की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन आपको बोलेगा एक पर्टिकुलर डेट दे देगा, जैसे बोल देगा कि आपको ऐसा केस दे देगा कि इस टाइप से बोल देगा कि एक आपका डेट है 15 जनवरी 2008 दिया हुआ है, क्लियर है। इस दिन का कोई डे बता देगा कि हाँ भाई इस दिन संडे था। फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि 15 जनवरी, ईयर चेंज करेगा, सिर्फ 2008 की जगह बोल देगा 2019, बताओ कौन सा डे था। या फिर बोल देगा 15 जनवरी 2005 को कौन सा डे था। इस टाइप से आपसे पूछता है वो, क्लियर है। ऐसा पहले टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। या फिर क्वेश्चन में वो आपके साथ ऐसा कर देगा, वो आपसे बोल देगा कि अब ईयर वो सेम रहने देगा और बोलेगा ये डेट चेंज कर दो, क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चन बोल देगा, मतलब क्वेश्चन क्या बोलेगा वो, कैसे बोल देगा 15 जनवरी 2008 को कोई डे होगा, लेट्स से सपोज करो हमने यहाँ पे रख दिया थर्सडे था, क्लियर है। और आपसे फिर मांगता है वो कि 20 जनवरी 2008 को क्या होगा, या जनवरी बहुत क्लोज हो गया तो 20 जून कर लो इसे,
इस दिन कौन सा डे होगा। मतलब पहले वाले केस में क्या था, वहाँ पे ईयर डिफरेंस कर रहा था, दूसरे केस में क्या करेगा आपसे, वो बोलेगा ईयर सेम है और डेट को डिफरेंस करेगा। क्लियर है। अच्छा, ये दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, जिसके अंदर क्या होगा, अब तक क्या था यहाँ पे पहले वाले पार्ट के अंदर आपको ईयर अलग करे उसने, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या बोला, ईयर सेम है बट आगे की डेट डिफरेंस है। अब थर्ड पार्ट ऐसा भी तो हो सकता है जब रैंडमली डेट दे दे, बोलते 15 जनवरी 2004 को कोई लेट से सपोज संडे था। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कि 20 मई 2020 को कौन सा डे होगा, इस टाइप से, मतलब ईयर और डेट दोनों चेंज कर दे। तो बेसिकली अब जो कैलेंडर का हम रेफरेंस कैलेंडर देखेंगे उसके अंदर हमें इस 3 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इसको हम ना पहले सिचुएशन बेस्ड जो हमने तरीका सीखा था, ऑड डेज निकालने वाला तरीका, विषम दिन कैसे निकालते हैं, उस वाले तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और फिर सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सा केस स्टार्ट कर रहे हैं, केस नंबर 1, जहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमारे को बस ईयर में डिफरेंस होगा, आगे की स्टार्टिंग की डेट्स क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 क्या है, जैसे एक डेट दे दी उसने, बोला हमसे 15 जनवरी 2005, बोला 15 जनवरी 2005 को सपोज करो संडे है। क्लियर है। तो हमसे बोलता है वो 15 जनवरी लेट से 2019, बोलता है इस दिन कौन सा डे होगा। मतलब केस 1 कैसे पता चला हमें, केस 1 है ये, आगे की डेट सेम थी, बस ये पीछे के ईयर्स में चेंजेस है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे करना क्या होता है हमको, बेसिकली सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि विदाउट पेन और पेन पेंसिल ये करना है इसको, मतलब रिटर्न का काम हमारे पास बहुत कम होने वाला है। क्लियर है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो इनके ईयर्स का डिफरेंस कितने का है। सबसे पहला स्टेप क्या है, काउंट ईयर डिफरेंस। सबसे पहले क्या करना है आपको, ईयर का डिफरेंस काउंट करना है सबसे पहले, अगर केस 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक का इसका ईयर देखोगे तो कितने ईयर का डिफरेंस है इसके अंदर, 14 ईयर का डिफरेंस है। गॉट इट। ईयर का डिफरेंस मिल गया 14 ईयर का। अब इसमें काउंट करो, इसमें से लीप ईयर कितने आ गए होंगे। तो लीप ईयर की बात करें, अगर मैं 2005 की बात करूँ तो लीप ईयर नहीं है। तो कौन सा लीप ईयर है, 2006 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो पहला लीप ईयर कौन सा आ गया होगा, 2008। इसका नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आया होगा, 2012, फिर 2016। मतलब 3 लीप ईयर आ गए होंगे इस टाइम इंटरवल के बीच में। तो अगर मैं बात करूं उन 3 ईयर की वजह से 3 डे काउंट हो गए होंगे। तो ये अभी क्या है, ये 14 ईयर है। तो अब दिखाओगा जब भी हमें विषम दिन निकालने हो तो वहाँ पर 14 ईयर हो या 14 डेज हो, उसे सिमिलर काउंट करो। मतलब ईयर ना मान के उसको जस्ट एक नंबर काउंट करो 14, दैट्स इट। अब प्लस ये 3 लीप ईयर आ गए, इसको इसमें ऐड कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास, 17। अब 17 के अंदर निकाल लो विषम दिन कितने हैं हमारे पास। तो विषम दिन कितने हैं, 7। विषम दिन का मतलब बताया था हमने, 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचता है वो विषम दिन है। तो 17 को 7 से भाग करोगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब ये चेक करो कि हमें डेट से आगे की तरफ जाना है पीछे की तरफ जाना है। बताया था कि देखो 2005 से 2019 जाना है, मतलब फ्यूचर में जाना है। और जैसे ही फ्यूचर में जाना होता है इसका मतलब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब हमारे कौन सा डे था, संडे। संडे के लिए अगर हमें पर्टिकुलर डेट निकालनी है तो हमें 3 दिन क्या करने पड़ेंगे उसमें, ऐड। तो 3 दिन ऐड करते क्या आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो अब यहाँ पे डे कौन सा हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे। क्लियर है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सबसे पहले ईयर का डिफरेंस निकालो, उसको जस्ट क्या मानना है आपको, नंबर ऑफ डेज काउंट करो प्लस उसमें लीप ईयर ऐड करो और वहीं से वहीं टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्लियर है। कोई इसी तरीके से क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, आपसे बोला 20 अगस्त 2009 को दिया हुआ, बोल रहा है कोई फ्राइडे था। क्लियर है। फिर आपसे बोला है 20 अगस्त 2029 को कौन सा डे होगा। क्लियर है। इस टाइप से पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपसे। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालो। कितना होगा इनके बीच का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस 20 ईयर, प्लस काउंट करो कितने लीप ईयर आ गए। तो 2009 के बाद जो अगला लीप ईयर होगा वो कितना होगा, 2012। तो सबसे पहले लीप ईयर 12, इसके बाद 16, फिर 20, ठीक है, इसके बाद 24 और 28। ये हमारे पास कितने लीप ईयर आने वाले हैं, ये बोला है प्रॉपरली हमारे पास 5 लीप ईयर आएंगे इस बीच टाइम इंटरवल में। तो इस 20 के अंदर उस 5 को ऐड कर दो। तो टोटल डेज कितने हो गए हमारे पास, 25। अब इससे विषम दिन निकालो, 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, विषम दिन कितने बच जाएंगे हमारे पास, 4 दिन बच जाएंगे। अब चूंकि देखो हमें फ्यूचर में जाना है, 2009 से 2029 की डेट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो फ्राइडे में आप 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आपका डे कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बार बैक जाने का देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको बोल देगा कि 15 अगस्त 2019, ठीक है, 15 अगस्त 2019 को बता रहा है कि संडे है। अब आपसे बोलता है 15 अगस्त 2005 को कौन सा डे होगा।
तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले ईयर का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का है, तो अगेन 14 ईयर का डिफरेंस है। अब प्लस काउंट करो इसके बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे, तो लीप ईयर कितने आए हैं, 2005 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर होगा 2008, तो एक 2008 आ गया होगा, इसके बाद 2012, इसके बाद 2016। क्लियर है, 3 लीप ईयर आए होंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इनको ऐड कर दो, कितना हो गया ये 17। क्लियर है। अब विषम दिन निकाल लो, विषम दिन कितने हो जाएंगे, 7 से भाग करेंगे इसको तो कितना बच जाएगा 3। चूंकि अब हमें 2019 से 2005 मतलब पीछे की तरफ आना है, तो ये जो विषम दिन होते हैं इसको माइनस कर दो, तो संडे में से 3 दिन कम कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास थर्सडे। तो हमारा डे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्सडे। इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली मैनेजेबल है ये। ठीक है, अब केस 2 स्टार्ट करते हैं। केस 2 के अंदर हमने बताया था क्या होता है। अब हमारे ईयर सेम रहेंगे, जैसे वो बोल देगा आपसे कि 22 अप्रैल 2005 इस दिन बता रहा है वो, हाँ, तो 22 अप्रैल 2005 को लेट्स से सपोज करो मंडे था। क्लियर है। अब आपसे डेट बोलता है वो 20 जनवरी 2005 को कौन सा डे होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, 22 अप्रैल 2005 को बोला है मंडे है, तो 20 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। अब ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, जब ईयर सेम हो, यानी केस 2 वाला पोर्शन है हमारा, बट किस में फ़र्क है, मंथ्स में फ़र्क है। तो इसके लिए ना आप एक काम करो, एक कॉन्सेप्ट देख लो कि जैसे मैं लिखूँगा जनवरी फरवरी की बात करूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मंथ से हम लिख देता हूँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इस टाइप से बोला 12 मंथ्स हैं हमारे पास। अच्छा, मैं नंबर ऑफ डेज़ की बात करूं तो जनवरी हमेशा कितने दिन की होगी, 31, फरवरी हमेशा डाउटफुल है 28 या 29, ठीक है, देन 31, फिर 30, 31, फिर 30, 31। बस ये याद रखना होता है कि जुलाई और अगस्त जो है 31 के हैं, बाकी तो सब में ये डिफरेंस है, एक 31 वाला। ठीक है, इस टाइप से ये डेज हो गए। अब मैं बोलूँ हर मंथ में ऑड डेज कितने होंगे, आप खुद ही बताना। ऑड डेज का मतलब विषम दिन, विषम दिन कितने हैं, 7 से भाग कर लो, 31 को 7 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 दिन बच जाएंगे। फरवरी में अगर 28 किया तो 0 विषम दिन है, और 29 किया तो 1 विषम दिन है। मार्च में फिर 3, 30 किया तो 2 विषम दिन हो जाएंगे, यहाँ 3 2, फिर 3 3 2 3 2 3, इस टाइप से सीक्वेंस चलता है। आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि किस मंथ में कितने विषम दिन है। क्लियर है। अब ऐसे वाले जो डेट्स की बात होती है, इसका लॉजिक क्या होता है, देखो इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं स्टार्टिंग का दिन। ठीक है, तो स्टार्ट पुरानी डेट होगी, इसमें से एक डेट हमेशा पुरानी होगी जो पहले आई होगी, दूसरी वाली बाद में आई होगी। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट से करना, पहले बचे हुए दिन। क्लियर है। और यहाँ पे लिखेंगे अंतिम महीने में जितने दिन हुए हैं, जो हमारा लास्ट डेट है, महीने के बीते दिन, और बीच में ये मंथ आ जाएंगे, जितने मंथ्स हैं वो बीच में रहेंगे। आप इस वाले फॉर्मेट से करना, आपके सारे आंसर होते चले जाएंगे। जैसे 22 अप्रैल और 20 जनवरी की बात करते हैं, तो इसमें से पहले कौन सा आया, जनवरी। क्लियर है। तो जनवरी में कितने बचे हुए दिन है अभी, तो जनवरी 31 की होती है, 20 दिन निकल गए, तो बचे हुए दिन कितने हमारे पास अभी 11। ये तो हो गया जनवरी का हाल। क्लियर है। इसके बाद जनवरी के बाद क्या होगा, फेब, मार्च, और यहाँ अप्रैल की हमें निकालनी है, तो यहाँ अप्रैल। तो अप्रैल हमारा लास्ट महीना है, तो अंतिम महीने में कितने दिन जा चुके हैं, 22 दिन। तो अप्रैल में कितने लिख देंगे हम, 22 लिख देंगे। क्लियर है। अब बचा फरवरी। फरवरी के लिए चेक करना पड़ता है ईयर, ईयर कौन सा, लीप ईयर है या नहीं है। अब ये 2005 लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब फरवरी 28 की होगी, 28 की है तो विषम दिन कितने होंगे, 0। और मार्च की बात करें, मार्च में विषम दिन कितने होते हैं, 3। आप इन सबको ऐड कर लो। क्लियर है। कितना आ जाएगा देखना, ये 11 3 14 और 22 कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। टोटल कितना आ रहा है, 36। अब 36 की बात करते हैं। 36 में अब मुझे विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन कितने हो जाएंगे, 7 से भाग करो, 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो विषम दिन कितना हो गया, 1 दिन हो गया। अब देखो 22 अप्रैल से हमें कहाँ जाना है, 20 जनवरी पे, मतलब पीछे की तरफ जाना है। और जब हमें पीछे जाना होता है तो हम विषम दिन को माइनस करते हैं। तो मंडे था, मंडे में 1 दिन कम कर दोगे तो कौन सी डेट आ जाएगी, डे हो जाएगा उस दिन, संडे हो जाएगा। इस टाइप से करना है। ठीक है। इसी की तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स से सपोज करो कि 30 जुलाई की बात करें, 30 जुलाई 2009 को सैटरडे था। क्लियर है। अब ये चेक मत करने लग जाना वहाँ पे जाके कि सेम डे सैटरडे था या नहीं था, बस रैंडमली लिख रहा हूँ सारी चीज़ें मैं।
फिर आपसे बोलता है 30 मई 2009 को बताओ कौन सा डे होगा, इस टाइप से बोल रहा है। तो अब हमें कहाँ जाना है, जुलाई से मई पर जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, बचे हुए दिन। तो बचे हुए दिन देख लो, सबसे पुरानी तारीख कौन सी है, मई वाली तारीख है। तो मई में कितने दिन बच रहे थे, मई 31 का होता है, तो मई में कितने दिन बच रहे हैं अभी, एक। मई के बाद बीच में क्या आया होगा, जून। जून जो हमारा 30 डेज़ का होता है, 30 डेज़ की बात करें तो वहाँ पे विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे, 2। और जुलाई के देख लो कितने नंबर ऑफ डेज हो गए, तो जुलाई के कितने दिन हो गए हमारे पास, 30 दिन हो गए। अब हमसे बोला विषम दिन निकालो। तो देखो आप ना यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 30 दिन है, हमें अल्टीमेटली विषम दिन ही तो निकालने हैं, तो आप इसी को 7 से भाग कर दो, कितना बच जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 भी काउंट कर सकते हो, एक ही बात है ये। क्लियर है। अब टोटल विषम दिन देख लो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। विषम दिन कितना हो गए, 5 हो गए। क्लियर है। अब हमसे क्या बोल रहा है वो, 30 जुलाई से 30 मई पर आना है, मतलब बैक में जाना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे में वापस जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सैटरडे से 5 दिन माइनस में चले जाओ, तो काउंट कर लो क्या हो जाएगा। देखो सैटरडे में 5 माइनस में जाने से अच्छा है आप उसमें +2 कर दो, एक ही बात है। क्योंकि देखो डेज में टोटल हमेशा रिलेशन कितने का होता है, 7 का होता है। तो फटाफट 5 आप जितने भी माइंड में पीछे जाओगे, 5 दिन बैक करोगे, उससे अच्छा 2 दिन उसमें ऐड कर दो। क्लियर। सैटरडे में 2 दिन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, मंडे। दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्लियर है। बस करना क्या है वहाँ पे, बस इसमें ये चीज़ देखने को मिली हमें कि 30 दिन था, तो उसको मैं चाहूँ तो 7 से वहाँ पे भी छोटा छोटा कर सकते हैं उसको, जरूरी नहीं ऐसे ही रखेंगे वहाँ पे। क्लियर है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 25 जनवरी 2004। क्लियर है। 25 जनवरी 2004 की बात करते हैं। बोला उस दिन मान के चलो फ्राइडे था। अब वो बोल रहा है 30 मार्च 2004 को कौन सा डे होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 25 जनवरी 2004, तो सबसे पुराना महीना कौन सा है, जैन का। तो जैन में भी बचे हुए दिन कितने हैं, 6 दिन बच रहे हैं। तो यानी नंबर ऑफ डेज कितने बच रहे हैं जनवरी के अंदर, अभी 6 दिन बच रहे हैं। फरवरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ईयर कौन सा है, 2004 है, यानी ये लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। तो वहाँ पे विषम दिन कितने बच जाएंगे, 29 को भाग करोगे 7 से तो 1 बच जाएगा। इसके बाद मार्च। मार्च के कितने दिन है यहाँ पे देखना, 30 दिन है। तो आप या तो 30 मान लो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो साइड में, 7 से भाग करें कितना बच जाएगा, 2। एक ही बात है, या तो आप इसको 30 मान लो या फिर 2 लिख दो, अल्टीमेटली आपको 7 से भागे तो करने हैं। तो ये कितना हो जाएंगे, 6 1 7 और 2 9। अब 9 में विषम दिन निकालोगे तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे जनवरी से हमें मार्च में जाना है। क्लियर है। जनवरी से हमें मार्च में जाना है, तो आगे की तरफ जाना है, फ्यूचर में जाना है। तो फ्यूचर में जाने के लिए जो विषम दिन होते हैं इसको ऐड कर देते हैं। तो फ्राइडे में 2 दिन ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, संडे। दैट्स इट। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। केस 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है हम लोग। तो केस 3 के अंदर क्या होता है, अब तक हमने देखे केस 1 में देखा जिसके अंदर हमारे ईयर्स में डिफरेंस था। केस 2 के अंदर हमने क्या देखा, ईयर सेम है बट डेट्स में डिफरेंस है। केस 3 में क्या होगा, अब दोनों चीज़ें चेंज रहेंगी। लेट्स से सपोज करो एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोल दिया 7 में 2003 है, इस दिन बोल रहा हूँ मैं फ्राइडे है। क्लियर है। अब आपसे पूछा मैंने कि 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से पूछा मैंने कुछ। तो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे आप, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसको ना आप 2 पार्ट में बांट लो सवाल को। केस 3 को एक्चुअली आप 2 पार्ट में बांट दो। एक तो ये केस 1 प्लस केस 2, इन दोनों का सम मान लो। अगर आपने इसको ऐसे 2 पार्ट्स में बांट लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ईयर को देखो, ईयर की बात करता है तो 2003 से 2015 कितने साल हो गए, यहाँ पे 12 साल हो गए। अब जैसे ये 12 साल हो गए, इसका मतलब इसके बीच के लीप ईयर भी हमें निकालने होंगे। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 2003 के बाद पहला लीप ईयर आया होगा 2004, फिर 2008 और फिर 2012, 3 लीप ईयर आ गए होंगे इसके अंदर। तो मतलब मैं टोटल डेज काउंट कर दूँ कितना हो गए, 15। क्लियर है, 15 डेज हो गए। अब 15 डेज होते हैं, अब इसके विषम दिन निकाल दो। विषम दिन कितने हो जाएंगे आपके, 1 7 से भाग करोगे इसको तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, ऑड डेज बिकम्स 1। अच्छा अब ये देखो, ये प्लस का होगा 1 या माइनस का। तो आप 2003 से 2015 पे जा रहे हो, मतलब डेट्स फ्यूचर की आ रही है, तो ये कैसा दिन होगा, प्लस का हो जाएगा। गलती से यहीं अगर हम 2015 से 2003 पर जाते हैं तो ईयर को हम कैसे चेक करना पड़ता है, हमें माइनस में लिखना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं मंथ्स की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 में, और यहाँ पे क्या है 30 मार्च है। तो हमारा ही कॉन्सेप्ट था ना बचे हुए दिन, ठीक है। तो बचे हुए दिन कितना, स्टार्टिंग की डेट कितनी है, मार्च है। तो मार्च में बचे हुए दिन कितने हैं, 1।
क्योंकि मार्च, अगर मैं मार्च की बात करूँ तो 31 का होता है, 30 डेज तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मार्च में एक दिन बच रहा है। और लास्ट का मंथ है मई के अंदर टोटल दिन कितने बीतते, दिन कितने 7 दिन गए हुए हैं, तो 7 दिन होगा टोटल। क्लियर है। मार्च के बाद इसमें बीच में क्या है, अप्रैल होगा, तो अप्रैल 30 का होता है। 30 के केस में विषम दिन कितने होते हैं हमारे पास, 2 दिन होते हैं, तो विषम डे वहाँ पे कितने हो गए हमारे, 2 दिन हो गए। तो टोटल इनका काउंट कर लो, कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10, तो 10। विषम दिन निकालें इसके, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको 7 से भाग कर लेंगे, शेषफल कितना बच गया, 3। अब चूंकि मैं डेट्स की बात करता हूँ, तो डेट्स कैसी हैं, डेट्स देखो 7 मई से 30 मार्च पे जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं मंथ पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है। मंथ्स कहाँ पे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब पीछे की तरफ जाते हैं तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसमें ये माइनस हो जाएगा। अब तक हमने सवालों में क्या देखा, एक ही रिलेशन आता था, अब हमें ईयर पे भी रिलेशन अलग चेक करना है और मंथ पे भी चेक करना है। ठीक है। लास्ट में जो भी आपका फाइनल डिसीजन है, अब ये देख लो, माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो मतलब अगर मुझे निकालना है डेट जो निकालनी है करेंटली, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, -2 कर दो, तो फ्राइडे में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर है। ठीक है। तो केस 3 के अंदर हमने क्या देखा, हमारा आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। तो करना कैसे है, सबसे पहले आप लोग ईयर के डिफरेंसेस निकालो, जैसे हमने सीखा था केस 1। क्लियर है। केस 1 के ऑड डेज निकाल लो, बस प्लस करना है माइनस करना है, इसका ध्यान रखो। अगर ईयर बढ़ रहे हैं तो प्लस करना है, माइनस हो रहे हैं तो लेस करना है। क्लियर है। ये निकल गया। इसके बाद मंथ्स के ऊपर काउंट करो यहाँ पर, तो मंथ्स के भी ऑड डेज वैसे ही निकलते हैं जैसे निकालेंगे, बस अगर मंथ माइनस में जा रहे हैं तो उसको माइनस में लिख दो, मतलब कम हो रहे हैं बैक की तरफ जा रहे हैं तो माइनस कर दो, और अगर वो मंथ्स बढ़ रहे हैं तो उसको ऐड कर दो। क्लियर है। इसके बाद जो आपके जो फाइनल ऑड डेज आते हैं इनको ऐड और लेस करो, जो भी आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा उसको करो। जैसे हमने इसको ऐड करा था कितना आता, -2 आता, तो फ्राइडे में से हमने 2 दिन कम कर दिए। इस टाइप से करना पड़ता है। क्लियर है। तो ये था हमारा केस 3। केस 3 के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ते हुए। तो केस 3 में ऐसे बोल रहा है आपसे, जैसे बोल रहा है वो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 जैन 2004 को अगर मंडे है, क्लियर है, 20 जनवरी 2004 को यदि मंडे है, तो 20 मार्च मान लो, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपसे। मतलब यदि 20 जनवरी 2004 को मंडे है तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन निकालने होते हैं। तब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले देखो अभी हम हैं कहाँ पर, 2004 में। क्लियर है। और निकालना कहाँ, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, मार्च की। तो सबसे पहले सवाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ईयर की बात करते हैं। क्लियर है। तो ईयर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 2004 की बात कर रहा है, तो 2004 से लेकर 2012 तक कितने साल हो गए, ये टोटल 8 साल हो गए, प्लस लीप ईयर देखो कितने काउंट हो गए। तो ये 20 जनवरी बोल रहा है, तो जनवरी के बाद ही फरवरी आती होगी, तो मतलब एक लीप ईयर तो इसके अंदर आ गया। 2004 भी हमारा एक लीप ईयर हो गया, प्लस 2004 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर आया होगा 2008, और प्लस इसके बाद नेक्स्ट वाला लीप ईयर कितना आएगा 2012। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ पे जो 20 मार्च की जगह वो 26 जनवरी बोल देता, तो 2012 के अंदर फरवरी आती ही नहीं। फरवरी आती नहीं तो हम वहाँ पे 2012 को लीप ईयर काउंट नहीं करते, क्योंकि उससे पहले ही हमारी डेट खत्म हो जाती। इस बात के ऊपर फोकस रखना है। क्लियर है। तो टोटल डेज कितना होगा यहाँ पर, 11। ठीक है। अब विषम दिन निकालो, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे इसके, 4। चूंकि ईयर बढ़ रहे हैं तो ये कैसा होगा, प्लस का 4। क्लियर है। अब यहाँ की बात करते हैं। अब 20 जनवरी से हमें कहाँ जाना है, 20 मार्च पर जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे 20 जनवरी से 20 मार्च पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे मंथ्स में डेज कितने रिमेनिंग है। तो लिखते हैं यहाँ पे जैन, फेब और मार्च। गॉट इट। अब जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी के अंदर कितने दिन बच रहे थे, 11 दिन बच रहे थे, और मार्च के कितने दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। अब फरवरी की बात करते हैं। ठीक है। तो फरवरी कितने की होगी, तो फरवरी के केस में हमेशा याद रखना है हमें कि जब भी ईयर हमारे लीप ईयर होते हैं, जब भी ईयर हमारे लीप ईयर होते हैं तो फरवरी को हमेशा 0 ही मानना है, 0 ही मानना है। इसका रीज़न क्या होता है कि वो जो फरवरी का लीप ईयर है उसको आपने यहाँ पे बढ़ा तो लिए हैं। क्लियर है। इसलिए फरवरी का जो समाल ऑड डेज आते हैं वो हमेशा क्या मानना है, हमें 0 मानने हैं। किस केस में, लीप ईयर के केस में। क्लियर है। क्योंकि जैसे आपने लीप ईयर बढ़ा दिया, आपको फरवरी को 29 करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 31। इससे ऑड डेज निकालोगे तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। चूँकि आप जनवरी से मार्च पर जा रहे हो तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। आप इन दोनों को ऐड करो, आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 का जब आप विषम दिन निकालोगे तो कितना होते हैं, 0।
अब मंडे में आप जैसे 0 ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं। तो मतलब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, लिख लो कॉपी के अंदर, जब भी लीप ईयर की बात आती है तो लीप ईयर वाला जो एक दिन फालतू होता है उसको हम ईयर में काउंट कर लेते हैं। ऐसे केस में जब हम फरवरी के डेज लेते हैं, ऑड डेज, वहाँ पे हमेशा हमें क्या लेना है, 0 काउंट करना है। क्लियर है? इजी सा लॉजिक था, होप सो मैनेजेबल होगा। क्लियर है? और भी इसके क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे सपोज करो कि 29 मार्च 2009 को बोलता है अगर संडे है। क्लियर है? तो 10 जून 2001 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो हम वापस से करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ईयर को आप अलग उसमें डिवाइड कर लो। अब जैसे ईयर को डिवाइड करोगे तो ईयर के पोर्शन में देखो टोटल कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर 8 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, प्लस हमारे लीप ईयर कितने हो रहे हैं। तो लीप ईयर कौन सा होगा हमारे इसके अंदर, एक तो हमारा 2004 होगा। क्लियर है? लीप ईयर कौन सा होगा, 2004 होगा, 2008 होगा। तो मतलब टोटल लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 2 लीप ईयर आ रहे हैं। तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बन जाएंगे, 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो प्योर ऑड डेज कितने हैं हमारे पास, प्योर ऑड डेज हो जाएंगे हमारे 3। क्लियर है? अब चूंकि देखो ईयर बैक से मतलब 2009 से 2001 पर आना है, मतलब आप बैक में पीछे की तरफ आ रहे हो, तो ये जो ऑड डेज डिनोट करोगे कैसे करोगे आप, माइनस से डिनोट करोगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अब हम किस पर आ जाते हैं, इन मंथ्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मंथ्स कौन सा है, 29 मार्च से 10/6 पर जाना है, 10 जून पर जाना है, मतलब आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। यानी जो मंथ का डिफरेंस आएगा ऑड डेज वाला, उसको कैसे लिखना है, हमें प्लस में लिखना है। तो हम लिखते हैं, तो पहले हमारे पास मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है। तो मार्च में कितने दिन बच रहे हैं, अगर ये 29 है तो मार्च में डेज कितने बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं अभी तक। क्लियर है? इसके बाद अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल 30 का होता है, तो 30 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मई 31 का होता है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3। और जून में भी कितने डेज बच रहे हैं, 10 दिन हो गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर लिख दो 10। अब टोटल डेज निकाल लो कितने हो जाएंगे, 10 3 13 14 15 और 2 17। 17 को भाग करोगे तो आपके विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3। अब चूंकि ये डेट बढ़ रही है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, प्लस का 3। आप इनको ऐड कर दो, दोनों विषम डेज को कितना आएगा, 0। आप संडे में आप 0 ऐड कर लो, अब या फिर 0 लेस भी कर लोगे तो आंसर क्या आपका आने वाला है, फाइनल आंसर संडे ही होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के रेफरेंस क्वेश्चन आएंगे, जैसे बोल रहा है कि 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन बोल दे, सीधा बोल दे 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते हैं, इनकेस जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल डेट। क्वेश्चन का नाम क्या है इसका, शेड्यूल डेट। क्लियर है? ये शेड्यूल डेट वाले क्वेश्चन होते हैं। शेड्यूल डेट में हम लोग क्या करते हैं ना, कि आप ना इस वाले क्वेश्चन को आज की डेट से, जो करंट डेट है, उससे कंपेयर कर लिया करो। जब भी इनकेस एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर डेट का सवाल पूछे तो जो आज हमारी डेट होगी, जैसे आज सपोज करो आज मैं लेक्चर कर रहा हूँ, तो आज की डेट कितनी है हमारी, तो आज की डेट हमारी जैसे 22 जून है। क्लियर है? तो आज की डेट में क्या करूँगा, 22 जून 2020, मैं इससे कंपेयर करके इसके अकॉर्डिंगली डेट निकाल लूँगा। इसको हम बोलते हैं शेड्यूल डेट। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने होंगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना अटेम्प्ट। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, तो कैलेंडर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने मंथ्स के बारे में बात करी थी। अगर मैं लिखूँ कि एक नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ मैं, एक नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। ठीक है? 365 डेज होने का मतलब क्या है, 365 डेज का मतलब बता रहा है वो कि 52 वीक्स तो कंफर्म होते ही होते हैं। 52 × 7 364 डेज तो इसमें से ले जाते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है? अब जो ये एक दिन है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑड डे यानी विषम दिन के नाम से जान सकते हैं इसको, कि हाँ जी नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि पूरे के पूरे साल में नॉर्मल ईयर के अंदर कम से कम 52 हफ्ते तो होते ही हैं। मतलब हर दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कम से कम 52 बार तो आता ही आता है, प्लस एक एक्स्ट्रा डे होता है। क्लियर है? एक एक्स्ट्रा डे होता है। क्लियर है? जो कितनी बार आएगा, 53 टाइम्स आएगा। क्लियर है? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ नॉर्मली कि हर साल में प्रत्येक दिन 52 बार आता है। ठीक है? लेकिन साल का प्रथम दिन
साल का प्रथम दिन 53 बार आएगा। क्लियर है? ये किसकी बात थी? है नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं वहीं पे बात करूँ लीप ईयर की, एक लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज, मतलब 364 प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे 52 वीक्स तो हो ही जाते हैं, और लेकिन यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग के साल के शुरू के 2 दिन होंगे वही 53 टाइम्स एक साल में रिपीट होंगे। क्लियर है? मतलब अगर मैं कह दूँ कोई पर्टिकुलर ईयर है, जैसे 1/4/2004, सॉरी 1/1/2004, या फिर बात करें ईयर जो 2004 था, उसमें एक पहली तारीख जो है मंडे थी। अब मैं बोल रहा हूँ कौन कौन से दिन जो है 53 टाइम्स आएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, कौन से दिन 53 टाइम्स आएंगे। तो लॉजिकली हम क्या आंसर देंगे कि 2004 लीप ईयर है, और 2004 जैसे ही लीप ईयर, इसका मतलब उसमें टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 366 डेज हो जाएंगे। क्लियर है? अब 366 का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 2 दिन है वो 53 टाइम्स रिपीट होंगे। मतलब पहला दिन कौन सा है? मंडे है, और दूसरा वाला ट्यूसडे। ये साल में कितनी बार आएगा? 53 टाइम्स आएगा। बाकी के जितने भी डेज हैं वो कितने टाइम्स आएंगे? 52 टाइम्स आएंगे। क्लियर है? तो ये एक दिन और जो 2 दिन एक्स्ट्रा है वो इसी के बेसिस पे काम करता है। अच्छा, अगर मैं लॉजिकली देखें तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कोई ईयर है 1 जनवरी 2002, अगर 1 जनवरी 2002 को अगर संडे है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1 जनवरी 2002 को संडे है, तो जो जस्ट इससे अगला साल जो होगा, मतलब 1 जनवरी 2003, क्लियर है, उसमें कौन सा दिन होगा? अगर ये नॉर्मल ईयर है 2002, मैं बोल रहा हूँ अगर 1 जनवरी 2002 को संडे है तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो उसमें जस्ट फाइंड आउट करोगे कि उसका जो दिन होगा नेक्स्ट ईयर का पहला दिन वो मंडे होने वाला है। क्लियर है? अगर आप वो नॉर्मल हमारे डेज वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी करोगे तब भी क्या निकलेगा? मंडे। अगर देखो आप विषम दिन निकालोगे, डेट तो सेम है, यहाँ पे ईयर का विषम दिन कितने का फ़र्क है? 1 दिन का फ़र्क है। आपको फ्यूचर में जाना है तो 1 दिन ऐड कर दो, तो संडे में 1 दिन ऐड करते क्या बन जाएगा? मंडे बन जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉर्मल ईयर के केस में हर साल 1 दिन ऐड होता चला जाता है। मतलब आज जो साल जहाँ से स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट ईयर उससे अगले दिन से स्टार्ट होता है। क्लियर है? ऐसा लॉजिकली लगा दो। अगर मैं इससे 1 दिन पहले की बात करूं, मतलब मैं बात करता हूं 31 दिसंबर 2002 की, क्लियर, साल का अंतिम दिन जो है वो कौन सा दिन होगा? तो अगर आप कैलकुलेट करो तो अगर ये लास्ट ईयर का जो डे था वो मंडे था, तो इससे एक दिन पहले वाला दिन कौन सा होने वाला है? संडे ही होने वाला है। तो यानी 31 दिसंबर 2012 का कौन सा डे होगा हमारा? संडे होगा। मतलब हम लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन भी होता है। क्लियर है? अगर मैं इस लॉजिक से चलूं तो क्या बोल सकते हैं? साल का प्रथम दिन, साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। क्लियर है? हैंड टू हैंड लिखते चले जाना। वो क्या बोल रहा है? साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किस चीज़ की बात थी? नॉर्मल ईयर की बात थी। अगर हम बात करते हैं, अगर लीप ईयर आ जाता है तो उस ईयर में कितने होगा? 53 डेज़ के 2 दिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ लीप ईयर की वजह से कुछ चेंज देखें तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर पहला डे जो है मंडे था तो जो लास्ट अगले साल का पहला दिन होगा 1/1/2005 का जो पहला दिन होगा वो क्या होगा? इसमें 2 दिन ऐड कर दो, क्योंकि 2 डे वहाँ पे फालतू हो चुके होंगे, मतलब वेडनेसडे होगा। ठीक है? इस टाइप से करना होता है। लीप ईयर के अंदर हमेशा 2 दिन ऐड हो जाते हैं और नॉर्मल ईयर के अंदर 1 दिन ऐड हो जाता है। क्लियर है? इस टाइप से। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन थी। एग्जाम में कभी कभी वो 53 वीक्स की बात कर लेता है। अच्छा, ये ईयर की बात थी। अब जो है क्वेश्चन के ऊपर कभी अगर मैं एक मंथ की बात करूँ तो मंथ्स की बात करते हैं अगर हम जनरली, तो मंथ्स के अंदर नॉर्मली कितने दिन होते हैं? बोलते हैं नॉर्मली मंथ्स के अंदर डेज जो होंगे वो 28 होंगे, या 29 हो सकते हैं, या फिर 30 हो सकते हैं, और 31 हो सकते हैं। ये 4 सिनेरियो हैं, इसके अलावा कोई डे नहीं होता। क्लियर है? मतलब मंथ्स के अंदर इतने ही डे होंगे और कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं बात करूँ कोई मंथ अगर 28 डेज़ का है तो इसका मतलब उसमें पर डे जो भी दिन है हमारा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह, ये हर दिन पूरे महीने में कितने टाइम्स आया होगा? 4 टाइम्स आया होगा। क्लियर है? इन केस अगर फरवरी 29 की है तो हर दिन कितने टाइम आया होगा? 4 टाइम्स आया होगा। बट जो फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट डे था हमारा
वो कितने टाइम्स आया होगा, 5 टाइम्स आया होगा। क्लियर है, मतलब अगर फरवरी 29 की है, दैट इज़ अगर फरवरी लीप ईयर है और 1 फरवरी को संडे है, क्लियर है, तो पूरे के पूरे महीने में 5 टाइम संडे आएंगे इस टाइप से। अगर कोई डे 30 का है तो उसके अंदर पर डे जो है 4 टाइम्स आएगा, बट जो स्टार्टिंग के 2 दिन है, फर्स्ट जो 2 डेज हैं वो कितने टाइम्स आएंगे, 5 टाइम्स आएंगे। सिमिलरली 31 डेज के अंदर क्या होगा, जो स्टार्टिंग के 3 डेज हैं वो 5 टाइम्स आएंगे। इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है मंथली कैलकुलेशन हो गई। कोई इशू यहाँ तक, होप सो मैनेजेबल होगा। अब तक की जो हमने चीज़ें देखी हैं उसमें नॉर्मली क्या था, बस बेसिक चीज़ें देखी हैं, कितने मंथ होंगे, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट होगी। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। कंसेप्ट है जो हमारा, उसका नाम है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्लियर है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मतलब कोई कैलेंडर कितने टाइम्स बाद जो है रिपीट होता है, सेम कैलेंडर आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है। जैसे मैं अब क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन है हमारा 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर किसके समान है, और ऑप्शंस दे दिया हमने। जैसे ए ऑप्शंस में दे दिया 1997, बी में 1996, इसके बाद लिख दो यहाँ पे 2000 सी, और इसके बाद डी में लिख दो 2001। क्लियर है। अब मैंने बोला 1990 का कैलेंडर किसके समान है, तब हमें निकालना है मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही कैलेंडर कब रिपीट होगा दोबारा। क्लियर है, जिसका फर्स्ट डे भी सेम हो, लास्ट डे भी सेम हो, इस टाइप से। तो अगर याद रखना, अगर जब भी समान की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो नॉर्मल ईयर को हमेशा नॉर्मल ईयर से कंपेयर करेंगे, ना कि नॉर्मल ईयर को लीप ईयर से। फर्स्ट डे कॉमन हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होने की बात चल रही है, ठीक है। तो 1990 नॉर्मल ईयर है, और बोला उसका कैलेंडर किसके समान है। तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आ गए, आपको 2 चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए, 1996 और 2000, ये दोनों तो लीप ईयर है, तो यानी हमारे ये दोनों तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। क्लियर है, तो यहाँ तो 2 ऑप्शंस पहले ही कट गए। अब हमसे बोल रहा है आप कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 1997 आंसर होगा या 2001 आंसर होगा। तो इस केस में आप पता क्या करो, इनके ऑड डेज काउंट करो। अगर ऑड डेज 0 आते हैं, क्लियर है, अगर ऑड डेज 0 आते हैं तब तो उनका कैलेंडर समान है, अदरवाइज उनमें फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मैं 1990 और 1997 की बात करता हूँ, तो इसमें डिफरेंस कितने ईयर का है, बोला हम 7 ईयर का डिफरेंस है। अब याद करो, जब भी ईयर के बीच का हमें ऑड डेज निकालना होता है तो उसके अंदर हम लीप ईयर ऐड करते हैं। तो इसके बीच में कितने लीप ईयर आए होंगे, 1992 आ गया होगा, ठीक है, 2 लीप ईयर आए होंगे, तो 1992 आ गया होगा और 1996 आ गया होगा, मतलब 2 लीप ईयर आए हैं तो उनको ऐड कर लो। तो टोटल डेज कितने हो गए, 9। यानी इसके अगर मैं ऑड डेज निकालूँ, अगर मैं 9 के ऑड डेज निकालता हूँ तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे इसके, 2। 7 से भाग करने के बाद कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। हमें बोला अगर कैलेंडर रिपीट होता है तो वहाँ पे ऑड डेज हमेशा 0 बचने चाहिए, मतलब 1997 भी नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 2001। लेकिन इसको भी चेक करते हैं एक बार। क्लियर है, तो 1990 है और 2001 है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितने सालों का है, 11 सालों का डिफरेंस है। प्लस ईयर का हमें अगर ऑड डेज निकालना है तो हमें लीप ईयर उसमें ऐड करने पड़ते हैं। तो 90s के बाद लीप ईयर कौन सा आया होगा, 92 आया होगा, फिर 96 आया होगा और 2000 आया होगा। 3 लीप ईयर आ गए। आप इन 3 लीप ईयर को इसमें ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया ये 14 को आप 7 से भाग करोगे तो आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0। जैसे आपके ऑड डेज 0 आ गए, इसका मतलब क्या देखने को मिल गया हमें कि 1990 का कैलेंडर और 2001 का कैलेंडर समान होगा। क्लियर है, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर ईयर के कैलेंडर समान निकालने हैं कि किसका कैलेंडर सिमिलर होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस निकालो प्लस उनके ऑड डेज उसमें ऐड करो अगर ऑड डेज 0 आ रहे हैं। क्लियर है, अगर ऑड डेज हमारे 0 आते हैं तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी के जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हाँ, तो इसी के तरीके से सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2002 का कैलेंडर किसके समान होगा। क्लियर है, 2002 का कैलेंडर किसके समान होगा। अगर मैं ऑप्शंस देता हूँ तो ऑप्शंस मैंने ऐसे लिख दिया, ए में लिख दिया 2008, बी में लिख दिया 2011, सी में लिख दिया 2012 और लास्ट में लिख दिया डी में 2013। ठीक है, अब क्वेश्चन है इन दोनों में से किसका मतलब 2002 का कैलेंडर किसके समान होगा। क्लियर है, तो अब करते हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो 2012 जो है एक लीप ईयर है, तो मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता कन्फर्मली। क्लियर है, तो ये तो हमारा गलत हो गया।
अब 2008 की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, लीप ऑड डेज निकालेंगे। तो देखना कैसे करेंगे। अच्छा 2008 भी लीप ईयर है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया, हमारे ऑप्शन से कट गया। अब ये दोनों फाइनल चीज़ें बच रही हैं कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑड डेज काउंट करते हैं। क्लियर है। तो ऑड डेज कैसे काउंट करोगे आप जी, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 2002 और 2011 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 ईयर का डिफरेंस है। अब ईयर को ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लीप ईयर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो 2002 के बाद लीप ईयर कितने आए होंगे, 2004 आया होगा और 2008 आया होगा, मतलब 2 लीप ईयर आ गए। तो टोटल इसका कितना हो गया, 11। अब 11 का आप ऑड डेज निकालोगे तो आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 4। अगर हमारा कैलेंडर सेम होता तो हमारा ये ऑड डेज कितना आता, 0 आता। तो यानी 2011 भी ऑप्शन नहीं है। अब 2013 को चेक करते हैं। ठीक है, 2013 के लिए हम निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 11 का डिफरेंस है। क्लियर है। प्लस अब इसमें ऐड कर दो लीप ईयर कितने आए होंगे। तो 2002 के बाद पहला लीप ईयर आया होगा 2004, इसके बाद आया होगा 2008, इसके बाद 2012, 3 लीप ईयर आए होंगे। तो टोटल कितना हो गया ये, 14। अब 14 के आप जैसे ही ऑड डेज निकालोगे, 14 के आप जैसे ही ऑड डेज निकालोगे तो आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0। और जैसे ही ऑड डेज हमारे 0 आ गए, इसका मतलब उन दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होगा। क्लियर है। तो 2002 का कैलेंडर किसके पर इसी सेम होगा, बिल्कुल डिक्टो 2013 के सिमिलर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हमें देखने को क्या मिला, हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे 1990 था तो आंसर कितना आया, 2001, मतलब 11 साल बाद कैलेंडर सेम हो रहा था। सिमिलरली 2002 का निकालेंगे तो हमने यहाँ देखा 2002 में हमने 11 साल ऐड करे तो 2013, मतलब 11 साल बाद जो है हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। तो ना बहुत सी जगह मिसकंसेप्ट बन जाता है कि हर 11 साल बाद जो है कैलेंडर रिपीट होता है। अभी कुछ केसेस देखते हैं हमसे रिलेटेड। ठीक है। हाँ, तो उसी के जैसे एक और सिमिलर क्वेश्चन है, 1993 का कैलेंडर किसके समान होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1993 का कैलेंडर किसके समान होगा। ऑप्शंस ए है 1999, ठीक है, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2000। क्लियर है। हमने क्या बोला, 1993 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो जैसे आप अपना वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो 11 साल वाला, तो 1993 के अंदर 11 ऐड करोगे 2004 आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1993 तो नॉर्मल ईयर है और इधर 2004 जो है ये लीप ईयर है। तो ये तो किसी भी तरीके से सेम नहीं हो सकते हैं। तो मतलब जो हमने तुक्का लगाया कि हर 11 साल बाद कैलेंडर सेम होता है, वो तो फेल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हर 11 साल बाद कैलेंडर सेम होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर हम अपना जो तरीका है, जैसे हमने सीखा है नॉर्मल अभी निकालना, ऑड डेज 0 निकालने वाला, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो 2004 हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर था, कैंसिल हो गया। 2000 भी लीप ईयर है, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब अब इन दोनों में से कोई फाइनल आंसर होगा। तो करते हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं, ऑड डेज निकालते हैं। तो ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं, याद है, पहले ईयर के बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 6 साल का डिफरेंस हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या देखा, अब यहाँ पर हमने चेक करा कि इसके बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे। तो 1993 और 99 के बीच का जो लीप ईयर है वो एक ही लीप ईयर होता है, 1996। तो मतलब टोटल लीप ईयर कितने आए हैं इसके अंदर, एक लीप ईयर आया है। तो इसके टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7। और 7 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। यानी जैसे ही ऑड डेज 0 हो गया, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जिससे ऑड डेज 0 आ गए, यानी हमारा ए आंसर जो है वो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो जो हमने अभी सीखा कि हर 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, वो ज़रूरी नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे हमें, जैसे हमने कंसेप्ट सीखा उसके तरीके से हम चेक कर सकते हैं। गॉट इट। हाँ, तो है ना, हम एक यहाँ पे नोट दे रहे हैं, नोट दे के एक चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं कि जो भी हर नॉर्मल ईयर, ऐसे लिख दो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। हर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल या फिर 6 साल बाद रिपीट होगा। क्लियर है। हमने क्या बोला कि हर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 या 6 साल बाद रिपीट होगा। अब मन में डाउट आता है कि 11 साल बाद कब और 6 साल बाद कब रिपीट होता है। क्लियर है। तो देखो, इसके 2 तरीके हैं। अगर मैं बात करूँ 11 साल बाद कब रिपीट होगा, तो 11 साल बाद रिपीट होने की एक ही कंडीशन है, यदि, या फिर 6 साल का पहले देख लो, 6 साल बाद रिपीटेशन कब आती है।
अगर आपका जो नॉर्मल ईयर है, जैसे यहाँ पे देखो जो आपका क्वेश्चन का ईयर था 1993 था, क्लियर है, मतलब जो आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड ईयर है, अगर वो लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, क्लियर है, तो हम कितने साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर, 6 साल बाद रिपीट होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 2001 जो है 2000 लीप ईयर है, उसके जस्ट बाद आता है, तो जैसे ही उसके बाद आया, इसका मतलब इस रिपीट कब होगा, 6 साल बाद, मतलब इसके जैसा सिमिलर कैलेंडर कौन सा होगा, 2007, क्लियर है। ऐसे मैं बोलूँ कि 2005, तो ये जस्ट 2004 के बाद है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद, मतलब 2011 के जैसा होगा ये सिमिलर क्वेश्चन। 11 साल बाद कब रिपीट होता है, जब ये वाली कंडीशन ना हो, मतलब लीप ईयर के बाद ना आता हो, क्लियर है, मतलब लीप ईयर के तुरंत बाद कोई ईयर है तब तो 6 साल बाद रिपीट होगा। और उसके अगर अलग पीरियड टाइम में, जैसे 1993 था, 1993 के अलावा कोई और हो गया, 1994 हो गया, क्लियर है, तो 1994 लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है, तो वो कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा, दैट इज 2005 के अंदर, क्लियर है। जैसे ऐसे लिख दो 2006 की बात करें हम, तो 2006 जस्ट 2004 के बाद तो नहीं है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद, मतलब 2017 में जाके रिपीट होगा ये, क्लियर है, इस टाइप से। तो समझ में आ गया होगा फंडा। एग्जाम में क्या करना है आपको, वैसी कैलकुलेशन ना करने की जगह आप सिंपल ऐसे करके देख सकते हो, क्लियर है। एक चीज़ और लिख दो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ हर लीप ईयर की, तो लीप ईयर भी तो कहीं ना कहीं रिपीट होता होगा, तो यहाँ लिख देते हैं लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। होप सो ये मैनेजेबल होगा आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इतना सा पैराग्राफ काफ़ी है, आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज देखी, ठीक है, अब ट्रिक भी देख ली कि एग्जाम में इसको आप कैसे करोगे। तो होप सो ईजिली मैनेजेबल होगा ये सारा का सारा, ठीक है। हाँ, बाकी ना एक चीज़ और भी है कि कभी कभी ये ट्रिक्स भी फेल हो जाती हैं, ठीक है। अगर बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि अगर इन्हीं ट्रिक के ऊपर आपने कर दिया, आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, तो ये भी फेल हो जाती है। ऐसा सिर्फ एक ही केस है, मैं उसके जैसा आपको क्वेश्चन कराता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। इस ट्रिक से रिलेटेड जहाँ पे ट्रिक फेल हो जाती है उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, इसलिए हम बोलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, फिर हम उस ट्रिक को ब्रेक करते हैं भी कैसे टूटती है, ठीक है। हाँ, तो ट्रिक फेल हो जाती है, कहाँ पर फेल होती है, जब भी बीच में ना शताब्दी एंटर हो जाती है, शताब्दी के किनारे पर जाके ये ट्रिक फेल हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1999 है, क्लियर है, 1999 है, ये बोलता है ये कब रिपीट होगा, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, 1999 जो है 1996 जो से ठीक पहले की लीप ईयर था उसके बाद में हो रहा है, क्लियर है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा, मतलब 1999 का जो कैलेंडर है वो 2010 के सिमिलर होगा। गॉट इट, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं मानता हूँ हाँ एकदम सिमिलर होगा। लेकिन वहीं मैं बात करूँ अगर 1899 की, इसका कैलेंडर 1910 के सिमिलर नहीं होगा, मतलब इसमें 11 साल ऐड नहीं होंगे। आप इसको करके चेक कर लो, इनके बीच का जो ऑड ईयर का जो कंसेप्ट है वो हमारा जीरो नहीं आएगा, करके देखते हैं, ठीक है। आप इन दोनों ईयर का ऑड डेज कैसे काउंट करोगे, ऑड डेज काउंट करोगे कैसे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितने का है, 11 साल का है। अब इनके बीच के आप लीप ईयर काउंट करो, लीप ईयर कितने हैं, तो याद करो 1899 के बाद जो हमारे 1900 शताब्दी होगी 1900, वो हमारी लीप ईयर नहीं होती, ठीक है। जैसे वो लीप ईयर नहीं होती इसका मतलब उसे आप काउंट नहीं करोगे, तो इसके बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 1904 और 1908, केवल 2 लीप ईयर आते हैं इस बीच में, और 2 लीप ईयर आते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, और 13 का जब आप ऑड डेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। और हमारी बेसिक कंडीशन क्या थी किसी कैलेंडर को रिपीट करने के लिए, ऑड डेज हमेशा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसे केसेस में ट्रिक काम नहीं करती, तो कब पता चलेगा ट्रिक काम नहीं करेगी, मतलब हमें कैसे कंसेप्ट वाइज चलना है। तो देखो, जब भी 2 पर्टिकुलर ईयर के बीच में शताब्दी का फ़र्क हो, और जो शताब्दी है वो हमारी लीप ईयर ना हो, शताब्दी लीप ईयर ना हो, क्लियर है, तो वहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करती। 1999 के बाद 2010 हमारा काम कर गया इजीली, क्यों, क्योंकि उसके बीच जो शताब्दी थी 2000, ये एक लीप ईयर थी, इसलिए ये ट्रिक इजीली काम कर गई। लेकिन जैसे शताब्दी के बीच में ये लीप ईयर नहीं होगी, मतलब जो शताब्दी लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है,
तो इसका मतलब जो ये वाली ट्रिक है वहाँ पे वो काम नहीं करती, वहाँ आपको कंसेप्ट वाइज चलना पड़ेगा। तो एक एक्सेप्शनल केस यही है जहाँ पे वो ट्रिक फेलर है, ठीक है। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि वो हर जगह एप्लीकेबल होगी, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में एप्लीकेबल होती है। तो ट्रिक का फेलर बस एक जगह पर है, मैंने बता दी ट्रिक कैसे यूज़ करनी है आपको, प्लस वो ट्रिक फेल कहाँ होगी ये भी चीज़ बता दी है। तो जब भी ऐसे शताब्दी वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट वाइज करना, अदरवाइज आप ट्रिक के बेसिस पे चलो, आपको आंसर आता चला जाएगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन 2 महीनों का पहला दिन समान होगा, किन 2 महीनों का पहला दिन सिमिलर होगा, समान होगा। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिए, जैसे अप्रैल और अगस्त, क्लियर है, या फिर अप्रैल और जुलाई, अप्रैल से अक्टूबर और मई एंड जुलाई, इस टाइप से ऑप्शन दे दिए हमने 4। अब हम बोल रहे हैं कौन सा पहला दिन समान होगा। क्लियर है। तो लेट्स से सपोज करो मैं ये वाला ऑप्शन उठा के देखता हूँ, इसको करना स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को पता है कैसे करना है, हमारे विषम दिन के हिसाब से करेंगे। अगर विषम दिन 0 आ जाता है तो उन दोनों मंथ्स का जो पहला दिन होगा वो समान होगा। फॉर एग्जांपल अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और हमें कहाँ तक पहुँचना है, जुलाई तक पहुँचना है, मतलब 1 जुलाई तक पहुँचना है। क्लियर है, क्योंकि हमारे कैलेंडर का पहला दिन सेम करना है, तो पहला दिन तो 1 जुलाई पे ही ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑड डेज वाला, बचे हुए दिन। तो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, अप्रैल 30 का महीना होता है, एक दिन तो निकल गया, तो बचे हुए दिन कितने, 29। अप्रैल के बाद मई के बाद जून है, और फिर जुलाई है, तो मई 31 का होता है। 31 के केस में आपको लिखवाया हुआ है कि 3 ऑड डेज होते हैं, जून 30 का होता है, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2, और इसके अंदर बीते हुए दिन कितना है, 1। क्लियर है। अब आप इसके ऑड डेज काउंट करो, तो 29 को जो आप 7 से भाग करोगे तो 1 बच जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप टोटल ऑड डेज काउंट करते हैं, कितना, 3 और 4 2 6 और 1 7 आ गया। तो 7 को 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। जैसे हमारा आंसर 0 आता है, इसका मतलब ये वाले जो मंथ है, इन दोनों मंथ्स का जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा, सिमिलर होने वाला है। क्लियर है। ईजी सा टॉपिक था ये। मंथ में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से मंथ सेम होंगे, वहाँ पर ये काम कर जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हमने सबसे पहले शताब्दी के बारे में स्टार्ट करा था। हमने बोला था शताब्दी जो है कितने सालों की होती है, 100 सालों की होती है। क्लियर है। शताब्दी के अंदर हमने बताया था लीप ईयर कितने आते हैं, हमने बोला था लीप ईयर 24 आते हैं। तो हमारी दूसरी शताब्दी होती है उसके अंदर भी लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग के 200 सालों में, तो टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 24 + 24। अगर मैं स्टार्टिंग के 300 सालों की बात करता हूँ तो उसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, अगेन 24 और 24, दैट इज़ 72। और फिर हमने बताया था 400 सालों में जो है लीप ईयर कितने हो जाते हैं, 97। इसमें 25 लीप ईयर आया था। रीज़न इज़ दैट 400 अपने आप में भी एक लीप ईयर होता है। क्लियर है। हमने यहाँ तक बात करी थी। अब मैं बोलता हूँ अगर मेरे को किसी लीप ईयर में, मतलब पूरी सेंचुरी में अगर मुझे ऑड डेज निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी सेंचुरी के अंदर मुझे ऑड डेज निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं पूरी शताब्दी में। तो विषम दिन निकालने का तरीका क्या बताया था, ईयर के अंदर लीप ईयर ऐड कर लो, जो भी निकलेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे। तो 100 में 24 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 124। ऐसे इसमें इसको ऐड करोगे तो 248, इसमें ऐड करोगे 372, और यहाँ पर आ जाएगा 497। तो याद करो विषम दिन को हम कैसे दिखाते हैं, विषम दिन बताया था ना हमने, क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटे ही होंगे। तो मतलब अभी विषम दिन निकालने तो हम इसको क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। आप इसको 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसको 248 को 7 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3। इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1, और इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि जो ऑड डेज होते हैं शताब्दी के अंदर, पूरी शताब्दी में कितने ऑड डेज आएंगे, 5, दूसरी शताब्दी में 3, तो फिर तीसरी में 1, और लास्ट वाली शताब्दी चौथी शताब्दी होगी। टोटल 4 शताब्दी में ऑड डेज कितने बचेंगे, 0 बचते हैं। क्लियर है। तो अब ये जो 5 3 1 0 है, इसका मतलब क्या है, तो हम बात करते हैं, हम इसके कैलेंडर की बात करते हैं। क्लियर है। जो हमारा सबसे पहला कैलेंडर होगा, सबसे पहले कैलेंडर के अंदर हम उसके बारे में सोचें तो साल का जो सबसे पहला दिन था उसको हमने बोला होगा मंडे। मंडे जो था हमारे साल का सबसे पहला दिन होगा, जो सबसे पहला साल और कैलेंडर बना होगा, तो मंडे हमारा पहला दिन था। इसके बाद ट्यूसडे हमारे साल का दूसरा दिन, वेडनेसडे तीसरा दिन था, थर्सडे चौथा दिन, इसके बाद फ्राइडे 5वां दिन, और सैटरडे 6ठा दिन था। अब मैं लगे हाथ बोल दूं कि संडे जो है हमारे साल का 7वां दिन होता था।
संडे कौन सा डे था हमारा? 7वां दिन था। 7वां दिन कह लो या फिर 0 डेज कह लो, क्योंकि 7 को 7 से भाग करोगे तो क्या आता है? 0। तो 0 डे कह लो या फिर 7th डे कह लो, कौन सा हुआ करता था हमारा? संडे हुआ करता था। तो हमें ये लॉजिक याद रखना है, ठीक है। मतलब पहली शताब्दी अंत होता है तो उसमें ऑड डेज कितने निकले? 5। मैं बोल दूं कि पहली शताब्दी जहाँ पर एंड हो रही होगी वो डे कौन सा होगा? मतलब पहली शताब्दी का लास्ट डे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पहली शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा, ठीक है, तो उसका हम आंसर क्या कर देंगे? 5वां दिन। 5वां दिन कौन सा है हमारा? फ्राइडे। तो मतलब पहली शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा हमारा? फ्राइडे हुआ होगा। क्लियर है? ऐसे ही जब दूसरी शताब्दी खत्म हुई होगी तो आखिरी दिन क्या होगा? 3 और डेज बचे हुए हैं, तो आखिरी दिन क्या होगा हमारा? 3 और डे पे क्या है? वेडनेसडे। क्लियर है? ऐसे ही जब तीसरी शताब्दी खत्म हुई होगी तो और डेज कितने बचे थे? 1 पे क्या होता है हमारा? मंडे। और 0 तो हमें पता ही है, 0 पे हमेशा क्या आता है? संडे। क्लियर है? मतलब कोई क्वेश्चन में हमसे पूछे कि उस शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि लास्ट डे तो हम यही 4 हो सकते हैं, इसके अलावा लास्ट डे कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अच्छा, ऐसे अगर मैं फर्स्ट डे की बात करता हूँ, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फर्स्ट डे की बात करते हैं। तो जो हमें पता है कि पहली शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो हमने बता दिया, क्या रखा होगा हमने? उसको मंडे बोला होगा। क्लियर है? पहली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? मंडे होगा। हाँ, तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन निकालना है, तो पहली शताब्दी जहाँ एंड हुई थी उससे अगला वाला दिन ही तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन होगा। मतलब फ्राइडे के बाद यहाँ कौन सा डे होने वाला है? सैटरडे। क्लियर है? ऐसे मैं बोल रहा हूँ तीसरी शताब्दी का मुझे पहला दिन चाहिए, तो ये शताब्दी एंड कहाँ पर हुई थी? दूसरी, वेडनेसडे को, तो उससे अगला दिन कौन सा होगा? थर्सडे होने वाला है। क्लियर है? ऐसे चौथी शताब्दी का पहला दिन निकालना है, तो तीसरी शताब्दी एंड कब हुई थी? मंडे को, तो यहाँ पे लास्ट डे फर्स्ट डे कौन सा होने वाला है? ट्यूसडे होने वाला है। अब मन में ख्याल आता होगा बीच के डे कहाँ चले जाते हैं, तो हम बता दें कैलेंडर कभी भी रुकता नहीं है, कैलेंडर तो कंटिन्यू रहता है, इसलिए वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट से अगला दिन होगा वो नेक्स्ट शताब्दी का स्टार्टिंग डे होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे निकालना है कि 5वीं शताब्दी की बात करते हैं, 5वीं शताब्दी की मतलब 500 ईयर की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या रिलेशन होंगे? तो 500 ईयर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 400 ईयर प्लस 100 ईयर, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 400 ईयर जो होते हैं वहाँ पे हमने बताया कि हमारे ऑड डेज कितने होते हैं? 0, और 100 ईयर पे ऑड डेज कितने होते थे? 5। तो मतलब टोटल ऑड डेज कितने होंगे 5वीं शताब्दी में? 5। ऐसे ही छठी शताब्दी की बात करें 600 ईयर की, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 200। अब वापस 400 पे ऑड डेज कितने होते हैं? 0, और 200 पे ऑड डेज कितने होते हैं? 3। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 3। इस तरीके से बात करते हैं अगर हम 7वीं शताब्दी की, तो 400 प्लस आपका ये हो जाएगा 300। ठीक है? तो ये हो जाएगा 0 प्लस तीसरी शताब्दी पे क्या था? 1, यानी 1। ऐसे 800 ईयर की बात करूँ मैं, तो अगेन 400 प्लस 400, दैट इज़ 0 प्लस 0, यानी 0। तो देखने को क्या मिल रहा है कि शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो शताब्दी केवल इन चारों से, मतलब जो कैलेंडर की बात करूं शताब्दी के कैलेंडर, वो तो केवल इन चारों से मिलकर बने हुए हैं। मतलब जो स्टार्टिंग के 4 शताब्दियां थी उनके जो कैलेंडर है वही आगे तक घूमते रहते हैं। क्लियर है? आगे की जो 4 शताब्दी हैं उनके कैलेंडर घूमते रहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। ठीक है? देख लो यहाँ पर जो इनके ऑड डेज थे वही सिमिलरली ऑड डेज वही निकल रहे हैं। अगर आप 900 शताब्दी की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका? फिर 5 आएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 0। मतलब मैं कह दूँ सिंपली कैलेंडर हर 400 साल बाद रोटेट करता है पुराने वाले पे। क्लियर है? मतलब अगर पूरे के पूरे कैलेंडर की बात करें तो हर 400 साल बाद वही सिमिलर कैलेंडर बनता चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? होप सो मैनेजेबल होगा। क्लियर है? कंसेप्ट वाइज ईजी सी चीज़ है, मैनेजेबल भी है, और ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या कभी कभी सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है? अभी हम बात करें, अभी हमारे जो करंट सेंचुरी चल रही है वो कौन सा? ये हमारी 21 सेंचुरी है। क्लियर है? मतलब 2020 है। इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है? 2000 तो कंप्लीट हो गई, तो 2000 को आप क्या लिख सकते हो? 400 × 5 लिख सकते हो, प्लस जो नेक्स्ट सेंचुरी है दैट इज़ 20, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑड डेज फाइंड आउट कर लो। ठीक है? तो ये मैनेजेबल है, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक शेड्यूल डेट वाले क्वेश्चंस पे। हाँ, अब तक जो हमने ना इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे शेड्यूल डेट वाले। शेड्यूल डेट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मैं बोलूँ कि आपको 10 मार्च 2010 का कौन सा दिन था, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछे 10 मार्च 2010 को कौन सा
दिन था। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आज की डेट से कंपेयर कर लो, जो भी आपकी आज की डेट है उससे कंपेयर कर लो। आपका इजीली क्या होगा, कंपेयर कर लो, आज की डेट लिख दो यहाँ पर। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, ठीक है, 22 जून 2020 लिख दिया मैंने। क्लियर है। मैं इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालूँ, जैसे हमने पढ़ा है ईयर का डिफरेंस, मंथ्स का डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग निकाल के डेट निकाल सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन उस शेड्यूल डेट से बचने से भी अच्छा तरीका क्या होता है आपका, आप एक सिंपली काम करो कि आपको एक ट्रिक लिखवा देता हूँ, आप उस तरीके से आप शेड्यूल डेट फाइंड आउट कर लोगे। बट उस शेड्यूल डेट निकालने के लिए ना, मैं एक बार उस ट्रिक को यूज़ करने से पहले एक बार लेंदी तरीके से करते हैं, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक निकाल देंगे। ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपने क्या डेट का रेफरेंस ले लिया। दूसरा जो होता है ना, हम स्टैंडर्ड अप्रोच से करते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या बोलती है, स्टैंडर्ड अप्रोच बोलती है कि जो आपने पहले सीखा हुआ है ना उसी का यूज़ कर लो। ये तो आप कर ही सकते हो, इसके अलावा जो मैं इस वाले तरीके से करा रहा हूँ आप उस तरीके से कर लो। ठीक है। तो 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन था ये निकालना है हमें। 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। देखो 10 मार्च की बात करते हैं तो मतलब अभी 2010 के अंदर कितने साल बीत चुके हैं, सॉरी कितने मंथ बीत चुके हैं, 3 महीने बीत चुके हैं। पहला हमारा अब तक जनवरी जा चुका है, फेब जा चुका है और मार्च जा चुका है। क्लियर है। 2010 में तो इतने ही महीने गए हैं और तो बाकी पूरा 2010 पड़ा हुआ है। और 2010 से कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं 2010 से पहले, तो अब तक मैं बात करूँ अब तक टोटल 2009 साल कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब तक हमने क्या देखा कि कितने महीने बीतते हैं और कितने साल कंप्लीट हुए हैं। तो जनरली जितना भी यहाँ लिखा हो ना उससे 1 साल ही कम हुए रहते हैं। ये तो हमेशा नॉर्मल याद ही रख लो आप लोग। ठीक है। अब जनवरी की बात करता हूँ मैं कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ऑड डेज काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, याद करो 31 की होती है जनवरी, 7 चौक 28, तो 3 ऑड डेज होंगे। तो जनवरी के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 3। फेब की बात करते हैं, फेब 2010। अब ये जो 2010 है ना, ये लीप ईयर तो है नहीं, यानी फरवरी कितने की है, 28 की है। और फरवरी 28 की है, इसका मतलब उसके ऑड डेज कितने होंगे, 0। और मार्च में टोटल कितने दिन बीतते हैं अब तक, 10 दिन बीतते हैं हमारे। तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर है। अब 2009 की बात करते हैं तो 2009 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2000 + 9। कोई इशू यहाँ तक नहीं जी, सिंपल है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो जो 2000 है, 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 × 5। क्लियर है, ऐसे लिख दिया। या फिर हमें अभी अभी तो हमने सिखाया है ना कि हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। तो जो 2000 है ये हर 400 बाद रिपीट होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या, 400 का मल्टीपल में आता है ये, और 400 के मल्टीपल में आता है। तो याद करो 400 के केस में तुम्हें क्या लिखवाया था, जब भी 400 साल बाद समथिंग कोई चीज़ रिपीट होगी तो उसके ऑड डेज कितने होंगे, हमेशा 0 होते हैं। तो मतलब इस 2000 के लिए ऑड डेज हमारे कितने होने वाले हैं, 0। अब रिमेनिंग कितने बच जाएंगे हमारे पास, 9 ईयर बच जाएंगे। अब 9 ईयर को लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो 9 ईयर को ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऑड ईयर्स ऐड करने पड़ते हैं, लीप ईयर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो 2009 से पहले कितने लीप ईयर आए होंगे, तो केवल 2004 आया होगा और 2008 आया होगा, टोटल 2 लीप ईयर आए होंगे। ठीक है। जैसे आपने ये निकाल दिया, आपका काम आसान हो गया। अब इनका टोटल कर लो, कितना हो जाएगा ये, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 9 24। टोटल कितना आ रहा है ये, 24 आ रहा है। अब 24 को 7 से भाग करोगे तो आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब 3 देख लो कैलेंडर में कौन सा डे होता है, आपको याद है ना, लिखवाया था मंडे पहला दिन है, ट्यूसडे दूसरा दिन है, वेडनेसडे तीसरा दिन है। तो जैसे यहाँ 3 आ रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल सी अप्रोच और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत। ठीक है। करना क्या होता है, सिंपली मंथ्स को हमने कैटेगराइज कर लिया, मंथ्स में जो भी उनके ऑड डेज है उनको लिख दिए। बाकी ईयर से जितना भी, जैसे 2010 था उससे एक ठीक पहले वाला ईयर निकाला, उसको 2 पार्ट में बाइफरगेट कर दिया। क्लियर है। और इसके बाद हमने क्या करा, उसमें पहले वाले पार्ट से तो हमने लिख दिया जो हमारे था कि 100 सालों में ऑड डेज 5 होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। उस वाले तरीके से हमने ये निकाल दिया और बाकी रिमेनिंग ईयर्स का हमने ऑड डेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। होप सो मैनेजेबल होगा, इजीली हो भी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था, अब ये निकालना है। तो अब देखो, आप उस लेंदी वाले प्रोसेस से कर लो जो भी हमने पीछे करा, या फिर शॉर्ट में कर लो, एक ही बात है।
आपको कहाँ पहुँचना है, 15 अगस्त पे जाना है, तो इससे पहले मंथ देख लो कौन कौन से आए होंगे। अगर देखो किसी को डायरेक्टली अप्रोच पता चल गई फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वरना किसी को आदत है ऐसे लिख लिख के करने की, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त इस टाइप से लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए जनवरी 31 की है तो उसके ऑड डेज आप डायरेक्टली लिख दो 3। 1947 लीप ईयर नहीं है तो मतलब फरवरी 28 की होगी, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0। मार्च में बात करें तो 31 का होता है ऑड डेज 3, ठीक है। अप्रैल में 2, मई में फिर 3, जून में फिर 2, जुलाई में 3 और अगस्त के कितने दिन गए हैं, 15 दिन गए हैं। तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर है। अब क्या है 1947, तो याद करो हमने क्या बताया था, जितने साल यहाँ लिखे हुए हैं उससे एक साल कम कर दो तो कितना हो जाएगा 1946। क्लियर है। अब इनको सॉल्व कर लो। 1946 को क्या लिख सकते हो आप, 1900 प्लस 46। क्लियर है। अब 1900 को क्या लिख दोगे, 1600 प्लस 300। ठीक है, ये माइंड का गेम है, कुछ नहीं करना। आपको लग रहा है कि इतना सारा लिखना पड़ रहा है, बट एक दो बार करोगे आपको हैबिचुअल हो जाएगा। क्लियर है। प्लस अब इन 46 सालों में काउंट कर लो कितने लीप ईयर आए होंगे। तो लीप ईयर कितने आए होंगे, 46 तो ईयर थे प्लस लीप ईयर कितने होंगे, पहला 1904। क्लियर है। इस तरीके से 1908, 1912, इस टाइप से आप टोटल देखो तो 4 से लेकर 44 तक टोटल 11 लीप ईयर आए होंगे। डायरेक्टली लिख दो ना कि आप बार बार ऐसे लिख के देखना, टोटल लीप ईयर कितने आए होंगे, 11 आए होंगे। ठीक है। बस अब हमारा सवाल काफ़ी हद तक खत्म हो गया। आप इनको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 3 11 12 13 और 3 16 और ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। प्लस 1600 को हम याद है 400 इंटू 4 करके 0 कर देंगे और 300 के लिए ऑड डेज लिखवाया हुआ था, वहाँ पे हमारे कितना होते हैं 1। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 57। 57 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 1 ही आ जाएगा। क्लियर है। अब इनको वापस ऐड कर दो, 31 + 1 + 1 दैट इज़ 33। अब इसको आप जैसे ही 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28, कितना बच जाएगा 5। अब 5वें डे पे देख लो कौन सा डे था, तो 5 पे आप देखोगे तो 5वां दिन फ्राइडे होता है, तो आपका यानी पता चल जाएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। इस टाइप से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। क्लियर है। 2-4 सवाल करने में आपको दिक्कत होगी लेकिन बाद में ये सब मैनेजेबल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है, ऐसे निकाल लो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस टाइप से कितने भी क्वेश्चन करने हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद। ठीक है। तो ये हमारा कैलेंडर टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कोई भी डाउट वगैरह हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।